बेसिक कल्टीवेशन के बारे में, ठीक है। प्रीवियस क्लास में भी हमने इंट्रोडक्शन ले लिया था, क्रॉप के कल्टीवेशन के बारे में हमने प्रॉपर तरीके से इंट्रोडक्शन ले लिया था, ठीक है, समझ गए, बढ़िया। तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, हाँ जी, थोड़ा सा रिवीजन ये कर लेते हैं कि क्या पढ़ा हमने पढ़ा कि भाई क्रॉप के कल्टीवेशन में कौन-कौन से की पॉइंट हमारे लिए जरूरी है, ठीक है, वो हमने पढ़ लिए। उसके अलावा क्या देखा, उसके अलावा हमने राइस का इंट्रोडक्शन देखा, एरिया में कौन है, प्रोडक्शन में कौन है, प्रोडक्टिविटी में कौन है, वो सब पता है आपको, ठीक है। मैं आपसे बस 5 क्वेश्चन पूछूंगा, उसके बाद जो हम अपनी क्लास की ओर आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि आज की इस क्लास में हमको राइस को फिनिश करना है। पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, ओराइजा सटाइवा, ठीक है, ओराइजा सटाइवा का जो पेरेंटियल स्पीसीज है वो कौन है, एक। दूसरा, प्रोटीन राइस के अंदर देखने को मिलता है, प्रोटीन परसेंटेज आप बता दोगे राइस के अंदर, दो। तीसरी बात करेंगे कि बेस्ट क्वालिटी का राइस जो है वो कौन प्रोड्यूस कर रहा है पूरे वर्ल्ड में, वो, ठीक है। फिर किसकी बात करें, राइस की स्पीसीज की बात करें, किसी ओराइजा सटाइवा की स्पीसीज की बात कर रहे हैं, ओराइजा सटाइवा स्पीसीज की बात कर रहे हैं, उनके नाम बता दो, ठीक है, हाँ जी, फटाफट बता दो। पहला तो ओराइजा नेबुला, वेरी गुड इंद्रजीत, ठीक है। सेकंड में क्या हो गया, यस, ओराइजा नेबुला हो गया। दूसरे में प्रोटीन को ओराइजन कह रहे हैं, वेरी गुड। और 6 to 7% प्रोटीन मिलता है व्हाइट ग्रेन में, और 7.9% ब्राउन राइस में देखने को मिलता है, ठीक है, हाँ जी। बेस्ट क्वालिटी का राइस कौन प्रोड्यूस कर रहा है, इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है, आपको पता है, ठीक है जी, वेरी गुड। फिर स्पीसीज की बात करेंगे तो स्पीसीज में कौन कौन आ रहा था, स्पीसीज में मतलब सब स्पीसीज में कौन कौन आ रहा था, तो सब स्पीसीज में आपका आ रहा था ओराइजा सटाइवा, इंडिका, इंडोनेशिया, और मतलब इंडिका, जापानिका और जवानिका, ठीक है, ये तो आपको पता है, ठीक है। टॉल ग्रोइंग प्लांट कौन सा है, ठीक है, 5 क्वेश्चन आपसे पूछने हैं। टॉल ग्रोइंग प्लांट कौन सा है इस स्पीसीज में, जो टॉल ग्रोइंग प्लांट है वो, और जो ड्वार्फ नेचर का है वो, ठीक है, और जो वाइल्ड स्पीसीज में है वो वाइल्ड राइस है वो। 5 ही क्वेश्चन बता दो, ठीक है जी। उसके बाद जो है खत्म, टाटा बाय बाय गया, वेरी गुड, ठीक, वेरी गुड। सब लोगों ने बेहतरीन तरीके से आंसर दे दिए हैं, बात खत्म हो गई है। क्वेश्चन मैंने पूछने थे, सब लोगों ने बता दिए, बात यहां तक तो समझ लिया था, ठीक है। ओराइजा सटाइवा ओराइजा नेबुला से निकला है, प्रोटीन 6 to 7% मिलता है व्हाइट ग्रेन में, और ब्राउन में नॉट 7 to 9%, इट्स ओनली 7.9%, ओके। बेस्ट राइस कौन सा प्रोड्यूस कर रहा है, बासमती राइस इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है। स्पीसीज कौन कौन सी है, ओराइजा सटाइवा, इंडिका है, जापानिका है, जवानिका है। टॉल ग्रोइंग कौन सा है, इंडिका है, सब स्पीसीज है। ड्वार्फ कौन सा है, जापानिका है, जापान का, ठीक है। और वाइल्ड राइस उसको बोल रहे हैं, जवानिका को बोल रहे हैं वाइल्ड राइस, इतना हमने समझ लिया था, ठीक है। अब छोटा सा काम और करना है हमको, छोटा सा नाम क्या करना, ऐसे कौन पूछता है, मुझे लगा दूसरे क्वेश्चन पूछोगे, ठीक है। अरे ट्रेसिंग के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, असाइनमेंट भी दिया था 10 क्वेश्चन, एग्जाम में 10 क्वेश्चन राइस, यस। बिफोर दी स्टार्ट आवर टॉपिक जस्ट गो विद टू, थैंक यू संदीप, आप कितने अच्छे हो यार। चलो आगे बात करते हैं, थोड़ा सा मजे ले लेते हैं लोगों के। नहीं, संदीप जी ने तो बोला इनके मजे नहीं लेंगे, ठीक है, जैसे मजे ले लो, हाँ। कि हमारे शुभम मौर्य जी बड़ी टेंशन में है, तो सर अपना होमवर्क आप बता दो, ठीक है, अपना होमवर्क बता दो। आपको 1 मिनट पहले मुझे अनम्यूट करना पड़ेगा। लो, आपका होमवर्क बताओ सर, कैसे हैं सर आप, इतनी टेंशन में काहे लग रहे हो सर, अनम्यूट कर रहे हो कि मतलब कुछ और कर रहे हो, बाकी लोग नहीं बोलेंगे, सर एब्सेंट था, अरे बोलो ना भाई। अच्छा, बाकी लोग मजे ले रहे हैं, या सुनो, वेरी गुड, कोई बात नहीं। बुरी सी चीजें हो। अच्छा, अरे यार ये कहाँ से हो, एक रुको यार, चलिए तुम देख ली। ये लोग ऐसे मजे लेंगे, मुझे अलग अलग तो लेने दो। ये क्या हो गया यार, मुझे थोड़ा सा, मैं टेक्निकल बंदा कम हूँ, 1 मिनट आया। ठीक, तो होमवर्क अपना करके आया करो यार, आप लोग होमवर्क नहीं करते हो तो फिर ठीक नहीं लगता है। आप अपने लिए अगर ऐसे थोड़ा सा इरेलेवेंट बिहेवियर दिखाओगे तो जमेगा नहीं। आशीष कुमार पटेल, इतनी टेंशन में क्या है भाई, होमवर्क बताओ अपना जल्दी, प्लीज शो योर होमवर्क असाइनमेंट, वेरी गुड, ओके। सरोजिनी देवी मैम, प्लीज शो योर असाइनमेंट। कोई बात नहीं, चलो अब मैं अपने काम पे आता हूँ, क्योंकि आप लोग तो ऐसे टाइम पास करते रहेंगे, ठीक है। आप लोग होमवर्क करके लाते नहीं है, पढ़ते हैं नहीं आप लोग, ठीक है। मनु सिंह राजपूत, चलो ठीक है, अपना होमवर्क बता दो, ओके, ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। ये तो बेसिक बात हो गई। हाँ, बासमती राइस को लेकर थोड़ी सी बात आपको बतानी थी, बासमती राइस को लेकर क्या बात बतानी थी, बात ये बतानी थी आपको, ठीक है। ये तो सबने जान लिया यार, बासमती राइस को लेकर ना एक बात आपको ये बतानी थी कि ये जो हमारा बासमती राइस है, पाकिस्तान भी अच्छी क्वालिटी का बासमती राइस प्रोड्यूस करता है, इंडिया भी अच्छी क्वालिटी का बासमती राइस प्रोड्यूस करता है। तो क्या हुआ, जब हम बात करें टेक के लिए या पैकेट को लेकर, तो बढ़िया क्वालिटी का बासमती राइस इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है पाकिस्तान, तो इंडिया ने ना यूएन में जाकर अपना सिफारिश किया कि देखो पूरे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट क्वालिटी का बासमती राइस हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो कमेंटबाजी मत करना, अब जो है कमेंटबाजी करोगे तो फिर मैं ना सच में निपटा दूंगा, ध्यान रखना, मुझे फोकस होने तो पढ़ाने के लिए, क्योंकि फिर मेरा जो, देखो आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन आप ना कमेंटबाजी में लगे रहते हो तो मेरा अंदर से जो मेरा ज्ञान का थोड़ा बहुत भंडार है वो निकल नहीं पाता है। फिर लोग कहते हैं कि कंटेंट तैयार करके आया करो, ठीक है, अच्छे से तैयार करके आया करो, आप गलत कर देते हो। फिर लोग ज्ञान देते हैं कि एग्जाम निकालना और पढ़ाने में फर्क होता है, तो समस्या हो जाएगी, ठीक है, इसलिए फोकस करो, ठीक है। आप यहाँ काली महीने, मैं काली महीने में संजय विश्वकर्मा हूँ, फोकस करो। बात किसकी करें, बात करें हम आपके राइस की क्वालिटी की, तो पेटेंट को लेकर ना पाकिस्तान भी पहुंच गया। अब शुरू से कंपटीशन किया, हालांकि कंपटीशन कभी आता नहीं है, छोटा बच्चा है, अपनी बच्चा है, मानता है नहीं, पहुंच गया, अरे हम भी पूरे वर्ल्ड का बेस्ट क्वालिटी का राइस प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारा पार्ट रहा है। जब वो हमारा पार्ट रहा है तो वहाँ की सॉइल भी फर्टाइल है, ठीक है। तो अब उसको लेकर कुछ टाइम बहस चलती रही, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि फाइनली इंडिया को बासमती राइस का पेटेंट दे दिया है कि पूरे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट क्वालिटी का अगर कोई बासमती राइस प्रोड्यूस कर रहा है तो वो हमारा प्यारा भारत है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी, ठीक है, समझ गए, ठीक है जी। कोई बात नहीं गुरपिंदर जी, आप दिल पे मतलब छोड़ो लोगों को, ठीक है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, हमारा काम है पढ़ना, ठीक है जी, क्लियर। अब चलो आगे बढ़ते हैं, बॉटनी की बात करेंगे राइस की। तो देखो राइस के अंदर जो राइस का स्टेम होता है उसको क्या बोलते हैं, राइस के अंदर राइस का जो स्टेम वाला पार्ट है ना उसको क्या बोलते हैं, सब उसको बोल देते हैं कल्म, CULM, उसको कल्म कहेंगे। अब राइस के अंदर कुछ ऐसे टिलर्स निकलते हैं, ऐसी ब्रांचेस निकलती हैं, वो तो आपको पता है, ठीक है। अब राइस के अंदर कुछ पत्तियां भी ऐसे लटकी होती हैं, ये तो आपको पता है। राइस के अंदर पेनिकल की जब बात करेंगे, राइस के अंदर किसकी बात करेंगे, पेनिकल की बात करेंगे, तो कुछ इस टाइप से उसका पेनिकल का जो अरेंजमेंट होता है, ये क्या कहलाता है, राइस की इनफ्लोरेसेंस को क्या कहते हैं, पेनिकल कहते हैं। राइस की इनफ्लोरेसेंस को क्या बोलेंगे, पेनिकल। जो आपको नजर आ रहा है क्या है सर, ये आपका पेनिकल, ठीक है। इसके बगल से एक पत्ती लगी होती है, इसके बगल से ऐसी पत्तियां लटकी होती हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम फ्लैग लीफ, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे फ्लैग लीफ। और लगभग लगभग 52%, देखो एक्जैक्ट डाटा 52 है, लेकिन हम कितना याद करेंगे, 50 to 55% हम याद करेंगे कि टोटल फोटोसिंथेसिस में जो फ्लैग लीफ होती है प्लांट की, अकेली राइस की बात नहीं कर रहे हैं, वो लगभग 50% के आसपास क्या करता है, ठीक है, 50% के आसपास क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है फोटोसिंथेसिस में, एग्जाम में आता है, ठीक है। मैं जीआई टैग की बात नहीं कर रहा हूं भाई साहब, पेटेंट अलग है, जीआई टैग अलग है, काहे परेशान हो रहे हो, ठीक है।
फ्लैग लीफ, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे फ्लैग लीफ। जो ऐसी झुकी हुई पत्ती है ना, घंटे जैसी ऐसी झुकी हुई है, तो वहां पर टोटल ना रेडिएशन बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होती है। तो टोटल प्लांट के टोटल फोटोसिंथेसिस में वो जो फ्लैग लीफ है उनका लगभग एग्जैक्ट याद नहीं करोगे, रेंज क्या करोगे, 50 से 55% उसका फोटोसिंथेसिस में कंट्रीब्यूशन होता है। ये सब लोगों को याद रखना है। क्लियर बात? इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब इसको तो क्या बोल दिया हमने, पेनिकल इसको बोल दिया। ठीक है। अब बात करें छिलके की। ये जो आपकी पेनिकल की बात करें, जो अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर्स है उसको हमने इन्फ्लोरेसेंस को हमने पेनिकल कह दिया। अब जो अलग-अलग दाने दिख रहे हैं, ये तो हो गया धान, ये क्या है? चावल। ये है धान, ये है चावल, आपको पता है, दिस इज राइस एंड दिस इज पैडी। ये तो आप जानते हो। अब जो छिलके की बात करें, जैसे मान लो ये आपका ग्रेन है, ठीक है। अब ये कैसा ग्रेन है? ये आपका पूरा अंदर से तो पूरा व्हाइट है। अगर हम इसकी पॉलिशिंग कर देंगे, इसके ऊपर क्या है सर? इसके ऊपर जो है ना एक कवर चढ़ा हुआ है, एक लेयर चढ़ी हुई है, उसको क्या बोल रहे हैं? उसको हम हस्क बोल रहे हैं। जब हस्क को रिमूव करते हैं तो उसको डी-हस्किंग कहते हैं, या फिर उसको क्या बोलेंगे? या फिर उसको बोलेंगे, ठीक है, उसको बोलेंगे हम, उसको छिलका कह देंगे, हल उसको कह देंगे। ये तो आप जानते हो। ठीक है। अब जो छिलका है, जो हस्क है, उसमें ना जो छिलका जो हस्क है ना, उसकी दो लेयर है। एक तो आउटर लेयर जो आपको देखने में नजर आ रही है ऊपर से, इसको क्या बोलेंगे? इसको लेमा बोलेंगे। इसको क्या बोलते हैं? इसको लेमा बोलते हैं। मतलब आउटर लेयर ऑफ द हस्क इज नोन एज लेमा। बात करें इनर लेयर की, इनर लेयर मतलब कि द लेयर व्हिच इज अटैच्ड टू द सीड ऑफ द ग्रेन ऑफ द राइस सिंपली वी कॉल्ड एज पेलिया। मतलब जो आउटर लेयर है, जो कहीं ना कहीं सीड से अटैच है, उसको क्या बोलेंगे? उसको पेलिया बोलेंगे, पालिया उसको कह देंगे। तो लेमा और पेलिया दोनों को मिला के कह देते हैं, दोनों को मिला के हल कह देते हैं। एग्जाम में पूछेगा कि सीड से जो अटैच जो आउटर लेयर है, सॉरी जो इनर लेयर है छिलके की, उसको क्या बोलेंगे? पेलिया। ठीक है। और आउटर लेयर जो है छिलके की, उसको क्या बोलेंगे? उसको लेमा कह देंगे। लेमा एंड पेलिया दोनों को हम हल कह देते हैं, क्योंकि छिलके में बहुत बारीक परत है। अब छिलके में आप दोनों परत को अलग नहीं कर सकते हो। तो लेमा और पेलिया वाला कांसेप्ट समझा दिया आपको, हल वाला कांसेप्ट आपको समझा दिया, काम वाला काम मतलब CULM उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं, जो कल की बात कर रहे हैं वो बोलते हैं कि इतनी बात आपको समझ में आ गई। ठीक है। सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट है, पंजाब ईडीओ में आया हुआ क्वेश्चन है। सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट है, पंजाब ईडीओ में आया हुआ क्वेश्चन है, और भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। और कैसा है? खरीफ की है ना, तो शॉर्ट ड्यूरेशन प्लांट भी है, शॉर्ट डे प्लांट भी है। ठीक है। शॉर्ट डे प्लांट भी है, सेल्फ एंड शॉर्ट डे प्लांट है। और इसके स्टेम को हल कह रहे हैं, लेमा और पेलिया को मिलाकर क्या बोल देते हैं? हल कह देते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी। टोटल नंबर ऑफ 6 स्टेमस में देखने को मिलते हैं। कितने? टोटल 6 स्टेमस के अंदर देखने को मिलते हैं। अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है। ठीक है जी, बात क्लियर हुई? सर हस्क और हल सेम है, बिल्कुल सेम है। गंगाधरी शक्तिमान है, शक्तिमानी गंगाधर है, बस हुलिया दोनों का थोड़ा थोड़ा अलग है। आप तो हल और हस्क एक ही याद करोगे। क्लियर होगी बात? चलो, ये तो बॉटनी की बात हो गई छोटी मोटी। ठीक है। अब पता है एग्जाम में क्वेश्चन आया मध्य प्रदेश में, पीएटी में क्वेश्चन आया, हालांकि वो यूजी लेवल का एग्जाम है, मतलब 12th स्टैंडर्ड का एग्जाम है। उसने पूछा कि कलर ऑफ द हेल्दी रूट ऑफ पैडी, मतलब कि जो धान की स्वस्थ जड़ें होती हैं उनका रंग कैसा होता है? उसने आंसर पता क्या लिया? उसने आंसर लिया व्हाइट कलर। व्हाइट तो नहीं हो सकता, बट वो क्रीमी व्हाइट हो सकता है। ठीक है। अच्छा, वो जो कलर है वो डिपेंड भी करेगा कि राइस कौन सी स्टेज में है, मतलब कौन सी ग्रोथ स्टेज में, उस पे भी राइस का रूट का कलर डिपेंड करेगा। बट आप एक बात बताओ, ये कोई क्वेश्चन है जो पूछा जा रहा है कि कलर ऑफ हेल्दी रूट्स ऑफ द राइस? अरे ये तो कुछ नहीं, छोड़ो चलो आगे बात करते हैं। अगले क्वेश्चन, अगले उसके टॉपिक की बात करते हैं। कल्टीवेशन ऑफ राइस की जब बात करेंगे, कल्टीवेशन ऑफ राइस की बात करेंगे, तो राइस को दो तरीके से कल्टीवेट कर सकते हैं। एक आपका ड्राईलैंड कंडीशन में कल्टीवेट कर सकते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको डीएसआर राइस कहते हैं। दूसरा वेटलैंड कंडीशन में इसको हम कवर कर सकते हैं, जिसको ड्राई, हाँ वेटलैंड में इसको बोलेंगे टीपीआर। टीपीआर का मतलब है ट्रांसप्लांटेड राइस। ठीक है। जिसकी पहले नर्सरी तैयार कर रहे हैं, वो जो नर्सरी 20-25 दिन में तैयार हुई है, उस नर्सरी की मेन फील्ड में प्लांटिंग करेंगे, उसको टीपीआर कह देते हैं। समझ गए? डीएसआर की बात करेंगे तो ड्राईलैंड एरियाज में ज्यादा होता है, बट ये वेट एरियाज में भी होगा। वेट एरिया मतलब जहां पर पानी की उपलब्धता है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है, उसको हम वेट एरिया, उसको लोलैंड हम कह देते हैं। बट आप सिंपली दो चीजें याद रखोगे, एक तो राइस अपलैंड राइस होता है, एक लोलैंड राइस होता है। थोड़ी सी स्पीड ज्यादा रखूंगा ताकि हम आज की क्लास में ही इसको कंप्लीट कर सकें। तो थोड़ा सा ना कमेंट बाजी कम करना, नहीं तो फिर मैं ना सबको ऑफ कर दूंगा। अभी केवल आप डायरेक्ट मुझे मैसेज कर रहे हो, फिर मुझे भी मैसेज नहीं आएंगे। इसलिए सभी लोगों से अनुरोध है कि टॉपिक को समझो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब कल का हमने आधा दिन राइस में लिया, मतलब इंट्रोडक्शन पार्ट, और आज के टॉपिक में, आज की क्लास में राइस अगर कंप्लीट नहीं होगा तो बाकी ड्रॉप सब पड़ेंगे। इसलिए ना टाइम पास मत करना प्लीज, सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है। अब बात करते हैं किसकी? इसके कल्टीवेशन की बात कर रहे हैं, तो ड्राई या सेमी ड्राई रीजन, इसको हम क्या बोल देंगे? इसको बोल देंगे आपका अपलैंड। इसको बोल देंगे क्या बोल सकते हैं? इसको अपलैंड राइस बोल देंगे। जहां पर पानी की कमी है वो अपलैंड राइस हो गया। सिंपली आपको डीएसआर याद करना है। बात करेंगे लोलैंड राइस की। लोलैंड राइस मतलब जहां पर प्योर वाटर की अवेलेबिलिटी है, उसको लोलैंड राइस कह देंगे। अकेला अकेला लोलैंड और अपलैंड से रिलेटेड नहीं होता है, कुछ ऐसे एरिया जहां पर प्रॉपर पानी नहीं है, वहां पर भी डीएसआर को ग्रो किया जाता है। मतलब कि लोलैंड डीएसआर, अपलैंड डीएसआर। डीएसआर मतलब डायरेक्ट सीडेड राइस। नर्सरी तैयार नहीं कर रहे, सीधा क्या कर रहे हैं? सीधा हम सोइंग कर रहे हैं। बात करें लोलैंड की या बात करें आपकी टीपीआर की, तो ऐसा एरिया जहां पर प्रॉपर पानी है, केवल ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं, तो टीपीआर कहलाएगा। ठीक है जी। हाँ या कितनी बार मैसेज लिखोगे? मानोगे नहीं आप लोग। फ्लैग लीफ निकल दिया तो 55% फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगी, या अदर लीफ कवर करता है। भाई साहब मैं पीएचडी नहीं हूं, ठीक है, हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है, मैं मास्टर्स हूं, एमएससी इन एग्रोनॉमी। ठीक है। उसके बाद मैंने बैचलर ऑफ एजुकेशन किया है। अगर मैं फिलोसॉफी डॉक्टरेट में चला जाता ना, तो फिर मैं पीएचडी कर लेता, मुझे पता चल जाता। ठीक है। अब डिस्टर्ब मत करो आप लोग। भाई साहब कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? डीएसआर की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो ब्रॉडकास्टिंग की सीड को ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, लाइन स्विंग कर सकते हैं। ठीक है। ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं, लाइन स्विंग कर सकते हैं। ट्रांसप्लांटेड की बात करेंगे तो वो लोलैंड कंडीशन है, जहां पर ट्रांसप्लांटिंग की जा सकती है, ब्रॉडकास्टिंग भी की जा सकती है, बट स्प्राउटेड सीड की करेंगे, बट स्प्राउटेड सीड की करेंगे। ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर? हाँ मैं बिल्कुल इग्नोर ही करता हूं कमेंट को, सच में मैं इग्नोर करता हूं कमेंट को, बिल्कुल ध्यान नहीं देता। लेकिन ना कुछ ऐसे लोग हैं, इतने ज्ञानी लोग हैं, एक मैसेज को ना 25 बार कॉपी करके भेजेंगे कि देखो हमको, कुछ तो इमोजी लगा लगा के भेजते हैं, मतलब कि स्क्रीन पर नजर जानी चाहिए, इधर कुछ नहीं घुसना चाहिए। समझ में आई? कल्टीवेशन दो तरीके से पढ़ रहे हैं। क्या बोल रहा है? इंडिया राइस ग्रोन मेनली टू टाइप ऑफ द सॉइल, अपलैंड राइस एंड लोलैंड राइस। समझ में आ गई बात? एक डीएसआर है मतलब डायरेक्ट सीडेड राइस है, और एक कौन सा है? एक आपका है लोलैंड राइस, जो टीपीआर के लिए यूज करते हैं। टीपीआर मींस ट्रांसप्लांटेड राइस। समझ में बात? अब आगे बात करें क्रॉप सीजन के हिसाब से बात करेंगे। जब क्रॉप सीजन के हिसाब से बात करेंगे तो ये टेबल अपने आप में इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। क्रॉप का सीजन अर्ली खरीफ, खरीफ, बोरो एंड समर की जब हम बात करते हैं, तो लोकल नेम उसका क्या है? स्विंग टाइम क्या है? हार्वेस्टिंग टाइम क्या है? ठीक है। तो अर्ली खरीफ की बात करेंगे, इसको प्री मानसून क्रॉप भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको प्री मानसून क्रॉप भी कहते हैं, अस या ऑटम राइस उसको कहते हैं। वेस्ट बंगाल और बिहार में काफी पॉपुलर है। मई जून के महीने में ही हम राइस को तैयार कर लेते हैं, मतलब या तो नर्सरी तैयार कर लेते हैं या उसकी लाइन स्विंग कर देंगे। मेनली नर्सरी तैयार की हम बात कर रहे हैं। तो ये क्या कहलाएगा आपका? ये आपका मई जून के हिसाब से प्री खरीफ इसको कहेंगे। अस, अमन और बोरो। अस मतलब प्री मानसून। ठीक। सितंबर अक्टूबर में कट जाता है, थोड़ा पहले कट जाता है, पहले लगाया पहले कट गया। दूसरा है अमन। अमन का मतलब होता है खरीफ राइस। अमन का मतलब बिल्कुल सुख चैन से आराम से लगाएंगे, जुलाई के आसपास इसको लगाएंगे, अक्टूबर नवंबर में काटा जाएगा, इसको अमन या अगहनी राइस भी इसको कह देते हैं। प्रॉपर इंडिया में खरीफ क्रॉप के आसपास आई थिंक इट्स 84%, मुझे एग्जैक्ट डाटा याद नहीं रखना, याद नहीं है सॉरी, 80 से 85% जो एरिया है ना, हम खरीफ में इसी से कवर करते हैं। बाकी का कुछ अर्ली खरीफ में कर लेंगे और कुछ बोरो या स्प्रिंग में ले लेते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको हम अमन या अगहनी राइस भी कहेंगे। जून जुलाई में लगाया जा रहा है, नवंबर दिसंबर में काटा जा रहा है। अगले की बात करें बोरो, बोरो स्प्रिंग राइस भी कहते हैं। ठीक है। इसको रबी सीजन राइस भी कहते हैं, रबी सीजन राइस भी इसको कह देंगे। इसको दलुआ राइस कहते हैं उड़ीसा में, बोरो राइस कहते हैं वेस्ट बंगाल में। और हार्वेस्टिंग टाइम स्विंग टाइम क्या है ये आपको याद रखना है। ठीक है जी। हार्वेस्टिंग टाइम क्या है आपको याद रखना है। ये टेबल एक बार पढ़ लो, अर्ली खरीफ किसको कह रहे हैं, खरीफ किसको कह रहे हैं, बोरो किसको कह रहे हैं, ये याद रखना। ठीक है। यस, हरियाणा पंजाब में ये पहले जो है कवर हो जाता है। तो एक तो आपका ये वाला पॉइंट, मतलब दोनों पॉइंट को हम खरीफ क्या बोलते हैं? खरीफ राइस कह देते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को कंफ्यूजन होती है बोरो में, तो बोरो को बोरो प्लस से याद कर लो। बोरो प्लस या बोरोलीन कब लगाते हो? जब सर्दियों में आपके और पड़ रहे हो, आपके गाल पड़ रहे हो, तो क्या करते हैं? बोरोलीन लगाते हैं, बोरोलीन बोरो प्लस ऐसे याद कर लेना। ठीक है जी। समझ में आ गया? अमन को रबी लिखा है। ठीक है।
ओके, क्लियर हो गई यहां तक बात? ठीक है, अच्छा ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया? एक मिनट रुक जाओ यार, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, क्लियर? चलो ठीक है, चलो क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, मैं बाद में बात करेंगे सॉइल, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सॉइल और पीएच की बात करेंगे, तो सॉइल की बात करेंगे तो क्ले और क्ले लॉन्ग के लिए सबसे बढ़िया माना जाता है पीएच रेंज 4 से 8। याद रखना कितना? 4 से 8, मतलब एक्सट्रीमली एसिडिक कंडीशन में भी इसको ग्रो किया जा सकता है और किसमें ग्रो किया जा सकता है? यार थोड़ा सी शांति रख लो, मैं सब बता दूंगा, मुझे फोकस करने दो, नहीं तो मैं सच में एक मिनट, ऐसे आप लोग नहीं मानोगे। ये मैंने हटाया चैट सेक्शन, ओके? अब मुझे चैट दिखेगी ही नहीं, करते रहो, मुझे चैट ही नहीं दिखेगी, मुझे आपकी कमेंट दिखनी नहीं है। चलो क्ले की बात कर रहे थे, क्ले सॉइल बढ़िया मानी जाती है, मतलब हैवी सॉइल। अब कमेंट करते रहना, मुझे नहीं दिखेगा हैवी सॉइल, क्योंकि आप इस तरीके से हर दिन परेशान करते हो कमेंट को लेके, तो क्वालिटी नहीं मिल पाती, तो मुझे खुद अंदर से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता कि मैं क्वालिटी वाली क्लास लेके आया हूं कि नहीं आया। ठीक है, मुझे केवल सीरियस स्टूडेंट को पढ़ाना है, मुझे चैटर को नहीं पढ़ाना, जो केवल चैटिंग में लगे रहते हैं उनको बिल्कुल नहीं पढ़ाना। ठीक है, तो राइस की बात करेंगे तो वाइड रेंज ऑफ सॉइल में लगाया जा सकता है, 4 से 8 पीएच में लगाया जा सकता है। कितना? 4 से 8 पीएच। रिपीट करना मेरे साथ, जो सीरियस पढ़ रहे हैं, 4 पीएच में भी इसको ग्रो कर लेंगे, 8 वाले पीएच में भी इसको इजीली ग्रो कर लेंगे। 4 से जब 8 पीएच की हम बात करते हैं तो 4 से 8 पीएच मतलब एक्सट्रीमली एसिडिक कंडीशन और एक्सट्रीमली एल्कलाइन कंडीशन में भी इसको लगाया जाता है, ये दिमाग में रखना। बट 5.5 से 6.5 जो पीएच है ना, ये भी बढ़िया माना जाता है। 5.5 से 6.5 जो पीएच है ना, ये भी बढ़िया माना जाता है। ये आपकी, ये तो मैंने रेंज बता दी जो आपको याद रखना है एग्जाम के हिसाब से। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है, बात समझ में आ गई। अब कुछ बात करें सी रेट के बारे में। जब सी रेट की बात करेंगे, ना, तो अलग अलग जो हमारी सीड रेट है मेथड्स में अलग अलग हो सकती है। ब्रॉडकास्टिंग की 100 केजी हो सकती है, डिबलिंग में आपकी 60 केजी हो सकती है, ट्रांसप्लांटिंग में आपकी 40 केजी हो सकती है। अच्छा, ट्रांसप्लांटिंग में भी जो सीड रेट है वो किस पर डिपेंड करेगी? वो डिपेंड करेगी आपका सीड का साइज कितना है, सीड का वेट कितना है। हाइब्रिड की बात करेंगे तो 50 टू 20 केजी, कुछ बुक्स में 50 केजी लिखा है, कुछ बुक्स में 20 केजी लिखा है, तो इसलिए मैंने 15 से 20 केजी कर दिया राउंड फिगर में, आपको याद रखना है। ठीक, डेपो मेथड की बात करेंगे तो 1.5 टू 3 केजी पर मीटर स्क्वायर है, मतलब क्या बात हो रही है यहाँ? तो बात हो रही है केजी पर हेक्टेयर में, समझना बात, यहाँ तो बात हो रही है केजी पर हेक्टेयर में। बट जब डेपो की बात करेंगे तो 1.5 से 3 केजी पर मीटर स्क्वायर लिखा है, कुछ कुछ बुक्स में कितना लिखा है? 1.5 से 2 केजी पर मीटर स्क्वायर भी लिखा है। यानी कि देखो डेपो मेथड, सिंपली एक चीज मैं आपके दिमाग में बता दूं कि सीड रेट टोटली किस पर डिपेंड करेगी? सीड का वेट कितना है, वजन कितना है, सीड का साइज कितना है, उस पे सीड रेट डिपेंड करती है। अब हमने कोई एक बुक पढ़ ली, अब उस बुक को ना भगवान मान लिया हमने, अब उसमें जो लिखा है वो सही है भाई साहब। सीड रेट एक ही वैरायटी की, मतलब एक ही क्रॉप की, वो वैरायटी पे भी डिपेंड करेगी, शॉर्ट ड्यूरेशन की अलग हो सकती है, लॉन्ग ड्यूरेशन की अलग हो सकती है, क्योंकि सीड रेट टोटली सीड के टेस्ट वेट पे डिपेंड करती है। टेस्ट वेट कल पढ़ा था, जो 1000 दानों का वजन होता है उसको टेस्ट वेट कहते हैं। अगर दाना भारी है तो सीड रेट कम हो सकती है, दाना हल्का है तो सीड रेट और कम हो सकती है। कम ज्यादा डिपेंड करेगी सीड के साइज पे, सीड के वेट पे, अकेले साइज पे नहीं। समझ गए? एसआरआई मेथड में कितनी हो जाएगी? 5 से 6 किलोग्राम। कुछ कुछ बुक्स में जब इसको आप कैलकुलेट करके निकालोगे ना तो 60 टू 70 केजी पर हेक्टेयर आपकी सीड रेट हो सकती है, किसमें? डेपो मेथड में आपकी हो सकती है। इतना आपको याद रखना है, सीड रेट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, ये इतना आपको याद रखना है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है जी, क्लियर यहां तक बात? वो राइस को रबी राइस कहते हैं, जिनको कंफ्यूजन है वो इसको क्लियर कर लो। ठीक है, वो राइस को, ओके सुनो, जो लोग कह रहे हैं, देखो बोरो राइस को रबी राइस कहते हैं, सही रखा है। अमन को क्या बोलते हैं? अमन को खरीफ कहते हैं। ठीक है, और ऑटम की बात करेंगे तो ऑटम को तो हम प्री मानसून कहते हैं। मैंने सही तो बताया, इसमें गलत क्या बताया? ठीक है, सीआरआई का फुल फॉर्म सिस्टम ऑफ राइज इंटेंसिफिकेशन, सिस्टम ऑफ राइज इंटेंसिफिकेशन। ठीक है जी, अब आगे बात करें सिस्टम ऑफ राइज इंटेंसिफिकेशन, सब डिटेल में पढ़ेंगे, ये सी रेट आपको याद करनी है, मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। आगे बात करें स्पेसिंग के बारे में, तो नॉर्मली जो राइस की स्पेसिंग है वो 20 टू 10 सेंटीमीटर रखी जाती है। कितनी? 20 टू सेंटीमीटर, 20 टू 10 सेंटीमीटर रखी जाती है, ये याद रखना। जितना भी पीपीटी में बता रहा हूं ऑलमोस्ट सारा सही रहता है। हाँ, कुछ टेक्निकल एरर मेरी तरफ से हो सकती है, कुछ डाटा गड़बड़ नहीं होगा, कुछ लिखावट को लेकर गड़बड़ हो सकती है मेरी तरफ से, जैसे कल वो एक छोटा सा क्वेश्चन का आंसर गलत हो गया, लेकिन मैंने करेक्ट कर दिया था। अब लोग उसका भी इशू बनाए तो फिर मजा नहीं आता। स्पेसिंग की बात करें तो 25 टू 25 सेंटीमीटर मतलब स्क्वायर शेप में किसमें लगा रहे हैं? सिस्टम ऑफ राइज इंटेंसिफिकेशन में। नॉर्मल बात करेंगे तो कितना बताओगे? 20 टू 10 सेंटीमीटर। अगर हाइब्रिड की बात करेंगे तो उसका भी कितना हो जाएगा? 20 टू 15 सेंटीमीटर। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? ये तो वही स्पेसिंग वाली बात। आगे बात कर लें, वैरायटी डेवलपमेंट की बात करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, आईबीपीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, हर एग्जाम में वैरायटी से क्वेश्चन आते हैं। तो अब थोड़ी सी कहानी आप लोग सुनेंगे, कहानी का सुनोगे, कहानी ये सुनोगे कि एक ताइवान का किसान था, जो क्या कर रहा था? ताइवान का किसान अपने खेत में वो राइस की ग्रोइंग कर रहा था, ग्रो कर रहा था 1955-60 के आसपास की बात है। ठीक है, अपने खेत में उसने धान लगाई, उसने देखा सारे पौधे कैसे ऊंचे ऊंचे, कुछ पौधे एकदम छोटे हो गए, कुछ प्लांट कैसे ड्वार्फ हो गए, तो उसको लगा कोई बीमारी आ गई, कोई अजीब सी बीमारी आ गई। तो उसने क्या किया? अपने ताइवान के वीट ब्रीडर को बुलाया। अब वीट ब्रीडर को जब उसने बुलाया ना, तो उसने बोला कि साहब देखो हमारी फील्ड में कुछ बीमारी आ गई है। तो उसने क्या बोला? चलो ठीक है, इन प्लांट को उसने कलेक्ट किया और अपने साथ को ले गया। सॉरी, राइस ब्रीडर, वीट ब्रीडर ने, नॉर्मल वो प्लांट ब्रीडर था, वो अपने साथ लेके चला गया। फिर वो जो किसान था, जिसे खेत में कुछ अलग टाइप के पौधे दिखे, उसने इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी वो पौधों को पहुंचा दिया कि भैया ये हमारे खेत में समस्या देखने को मिली है, ये ब्राउन कलर के पौधे हैं, इनकी जो है हाइट छोटी है और इनके दाने लंबे लंबे हैं, सफेद लंबा, पता नहीं कौन सी बीमारी आई है। तो राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो फिलीपींस मनीला में है, वो भी उस प्लांट को लेके चले गए। पहली बार उस प्लांट को कौन लेके गया? वो ताइवान का जो ब्रीडर था वो लेके गया। तो उसने उस प्लांट का पता क्या नाम रखा? उन छोटे पौधों के उसने नाम रखा डीजीबूजिन। क्या नाम रखा? डीजीबूजिन, उस वैरायटी का ही नाम रखा। समझ गए बात? उस जो शॉर्ट प्लांट का नाम क्या रखा? डीजीबूजिन। अच्छा, ताइवान में वो डीजीबूजिन का मतलब क्या है? डीजीबूजिन का तो ताइवान बर्ड हो गया, हिंदी में या इंग्लिश में उसका नाम है ब्राउन टिप्ड शॉर्ट लेग, मतलब जो उनकी पत्तियां हैं वो भूरी भूरी हैं, या जो पेनिकल है, जो इन्फ्लोरेसेंस है वो भूरा भूरा है, और छोटा सा उसका क्या है? उसकी हाइट छोटी है, पैर उसके छोटे छोटे हैं, शॉर्ट लेग हो गए उसके। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और जो इरी वाले लोग जिस पौधे को लेके गए, उन्होंने भी उसके साथ क्रॉस करवाया। तो पहली बार जो डीजीबूजिन है उसका क्रॉस करवाया किसके साथ? कसाई चौंग के साथ। तो पहली वैरायटी डेवलप की गई 1964 के आसपास, जिसका नाम क्या हो गया? TN1, जो ताइवान के ब्रीडर ने डेवलप किया। समझ में आई बात? TN1 का मतलब तमिलनाडु बन नहीं है, TN1 का मतलब ताइचुन नेटिव बन है। क्या नाम है? ताइचुन नेटिव बन। ठीक है, फिर TN1 फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया, फर्स्ट टाइम 1964-65 बाय आवर डायरेक्टर पर्सन, दैट इज जीबी चालन। ठीक है, जीबी चालन साहब के द्वारा 1964 में इसको डेवलप किया गया, कहां? ताइवान में। और वहीं से हम इसको लेके आ गए इंडिया। तो ये आपका TN1 का कांसेप्ट क्लियर हो गया। अब 65 एक साल बाद जो इरी था, उसने भी वो जो डीजी वाला प्लांट था, वो जो वैरायटी थी, उससे उन्हें क्रॉस करवाया और पहली वैरायटी बनाई। उसका नाम क्या था? उसका नाम था IR8। सो वर्ल्ड फर्स्ट हाई यील्डिंग ड्वार्फ वैरायटी। देखो कंफ्यूज मत होना, फर्स्ट ड्वार्फ वैरायटी तो TN1 देना है, अब फर्स्ट हाई यील्डिंग ड्वार्फ वैरायटी पे फोकस करेगा तो IR8 देना है। क्या देना है? IR8 देना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, सो डेवलप्ड बाय हेनरी एम बिचेल एट इरी 1966, मतलब 1964-65 में इसको डेवलप किया TN1 को, और 1966 के आसपास 65-66 में थोड़ा सा टाइम ले था IR8 को डेवलप किया। ये जो IR8 ये अपने आप में बहुत ज्यादा यील्डिंग
प्रोडक्शन अच्छा था, इसलिए इसको हम क्या बोले, इसको मिरेकल राइज ऑफ द वर्ल्ड कहा। आईबीपीएस में आया हुआ क्वेश्चन था, कल डिस्कस किया था, उम्मीद है चीजें समझ में आई होंगी। फिर IR8 किसका क्रॉस था, तो IR8 जो है पेटा और डीजीबी जीन का क्रॉस था। तो डीजीबी जीन क्या था, वो अपने आप में वैरायटी बनी, क्या बनी, डीजीबी जीन अपने आप में वैरायटी बनी। और बाद में क्या कहा कि जो छोटा पौधा है उसके अंदर जीन रिस्पांसिबल है, जैसे हाइट छोटी हो रही है तो उस जीन का नाम क्या दिया, डीजीबू जीन। क्या नाम रखा, डीजीबू जीन। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो मीनिंग ऑफ द डीजीबू आपको पता है। IR8 इंडिया में 1966 में जो है इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया और इसका जो प्रोडक्शन था वो TN1 से भी ज्यादा था, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, हमने एक IR8 से भी बहुत अच्छी प्रोड्यूसिंग वैरायटी बनाई जिसका नाम क्या था, जया। और जया का बहुत अच्छा प्रोडक्शन हुआ, IR8 से भी ज्यादा अच्छा प्रोडक्शन हुआ, इसलिए इसको मिरेकल राइज ऑफ द इंडिया भी कहा जाता है। अगर इंडिया में बात करेगा कि जादुई धान कौन सी है भारत की, तो जया, ठीक है, याद रखोगे, ठीक है। माया और जया, माया मतलब समझ रहे हो, कोई एक मिरेकल हुआ तो माया और जया या कॉमन है, याद रख लोगे, याद हो जाएगा आपको। माया और जया, माया किसी लड़की का नाम नहीं है, माया मतलब एक ट्रैप की बात कर रहे हैं, मैजिक की बात कर रहे हैं, तो मैजिकल राइज वैरायटी कौन है, माया और जया, ये आ गया, तो याद रखना, ठीक, इस तरीके से याद रखना। डॉक्टर शास्त्री ने इसको डेवलप करवाया था, कब, 1960। ये जो ईयर है अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम माया जाल से भी याद कर सकते हो। जया जो है क्रॉस करवाया गया TN1 और टाइप 141 के बीच में, आउटडेटेड TN1 और IR8 से बहुत ज्यादा जो है इसका प्रोडक्शन मिला, दैट्स व्हाई हम इसको मिरेकल राइज ऑफ इंडिया कह रहे हैं। क्रॉस याद करना, TN1 पहले है, T141 बाद में है। अब इसको क्रॉस को उल्टा कर दिया, मेल फीमेल को आपस में चेंज कर दिया, तो पद्मा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पद्मा। क्या बनेगा, पद्मा। बात समझ में आई, क्या बनेगा, पद्मा, ठीक। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई, जया वाली बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। आपको IR8 TN1 समझ में आ गया होगा, ठीक। अगले की बात करते हैं, ये लिखने के लिए बताया था, लेकिन जो है आप लोग डिस्टर्ब करते हो तो अंदर से थोड़ा सा फिर मतलब पढ़ाऊंगा उसी फ्लो में, पढ़ाऊंगा उसी नॉलेज के साथ, लेकिन ना आप स्टार्टिंग से जो एनर्जी है उसको डाउन करोगे ना, मजा नहीं आता, ठीक है। अब लोग तो ऐसे हैं कि रात भर मोबाइल चलाएंगे, सुबह 10 बजे उठेंगे, उसके बाद भी वो रील्स ही स्क्रॉल करेंगे, सोचो उनकी एनर्जी क्या होगी, वो किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो इसलिए ना फिर ये ऐसे लोग हैं जिनकी दिन की शुरुआत ही चैटिंग के साथ हो रही है, वो दिन की समाप्ति भी चैटिंग के साथ ही करेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे। क्योंकि अगर मान चलो फ्री में ज्ञान दे रहे हैं, अगर मान जाए तो फिर सबका सिलेक्शन हो जाएगा, चक्कर ये है ना। और गलती से अगर ऑफिसर बन गए और जेब में ज्यादा पैसा आने लगा फिर तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। चलो बात करते हैं पद्मा के बारे में, ठीक है। पद्मा की बात समझ में आ गई, ठीक है। चाइना ने पहला हाइब्रिड राइस को डेवलप किया 1974 में, और इसके 20 साल बाद दूसरी कंट्री इंडिया ने 1994 में सेकंड कंट्री प्रोड्यूसिंग और डेवलप देयर ओन हाइब्रिड राइस। तो सबसे ज्यादा हाइब्रिड राइस कौन कल्टीवेट कर रहा है, चाइना। दूसरे नंबर पर कौन हो गया, इंडिया। क्या बात समझ में आ गई, ठीक है, ठीक है, ओके, समझ में आ गई बात, इतनी बात आप याद रखना, बाकी जो फैक्ट है वो तो आप पढ़ लेंगे। आगे बात करते हैं, आगे बात करें। पहला हाइब्रिड राइस जो है बासमती राइस का, वो पीआर स्टैंड डेवलप किया गया। PHB 71 भी हाइब्रिड राइस की वैरायटी है जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट से निकली हुई है। कुछ अदर हाइब्रिड्स हैं जैसे पापूसा सुगंध 3 है, सुगंध का मतलब एरोमा की बात कर रहे हैं, मतलब इट मे बी वैरायटी ऑफ बासमती राइस, ठीक है। ये जो है आपको याद रखना है, ये वैरायटी की बात हो गई। अब अपने आप में टेबल इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। जैसे बात करें जवाहर 75, कलिंगा, आभा, बाला, कावेरी, ये अर्ली वैरायटी, मतलब इनका शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी की बात करें। मीडियम वैरायटी जो ना ज्यादा अर्ली आ रही है ना ज्यादा मीडियम लॉन्ग है, अनुपमा, रत्ना, आभा, समृद्धि, और भी वैरायटी हो सकती है। लेट वैरायटी में क्रांति, माधवी, गरिमा, फाल्गुनी, फाल्गुनी पूछा जाता है क्योंकि ये आयरन टॉक्सिसिटी के लिए रेजिस्टेंस होती है। ये फाल्गुना, तो फाल्गुना या फाल्गुनी उसको कहते हैं, ठीक है। फिर म्यूटेंट वैरायटी जगन्नाथ हो गई, प्रोटीन रिच साबरमती, और सैलिनिटी रेजिस्टेंस से लूनी, ये पूछा जाता है, ठीक है। क्लियर, क्लियर हो गई बात आपको, इतनी बात समझ में आ गई। अब कुछ और वैरायटियों की बात करें, जैसे बात करें जगन्नाथ की, तो म्यूटेंट वैरायटी आपको पता है पूसा बासमती एक जो IRI ने डेवलप किया है, ये याद कर लेना, ठीक है। आपके शायद नोटबुक में, आपके ACC की नोटबुक में ये IRI की जगह IRRI हो गया है, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ आप IRI कर लेना क्योंकि IRI से जो वैरायटी डेवलप हुई है उनके नाम के आगे क्या लगता है, उनके नाम के आगे जो है पूसा लगता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, सारी पढ़ने के बाद याद रखना। फिर नॉन बासमती राइस की बात करेंगे तो IR 64 हो गया, IR 106 हो गया, गौरव और पंजाब नंबर 1, ठीक है। इतनी वैरायटी जो है आपको पढ़ना है, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो फिर डीप वाटर राइस की वैरायटी, मतलब जिनको ज्यादा पानी चाहिए वो वाली जो वैरायटी है डीप वाटर राइस की, कौन सी वैरायटी है, मधुकर है, जलमग्न है, हाथी झूले, चकैया है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। समझ में आ गई बात। फिर सेंटेड राइस की बात करें, मतलब किसकी बात करें, आपकी बासमती राइस की, जिसमें वो जो सुगंध आ रही है किसके कारण, 2 एसिटाइल 1 पायरोलिन के कारण आ रही है, या 2 एसिटाइल को हम डाई एसिटाइल भी कह सकते हैं, ये आपको पता है, ठीक है। समझ गए बात। अब आगे बात करें, ये तो वैरायटी याद करने जैसी है। ड्रॉट रेजिस्टेंस वैरायटी कौन सी है, किरण है, बाला है, कंचन है, कावेरी है, आकाशी है, ठीक है, याद रखेंगे। फिर वैरायटी फॉर वाटर कंडीशन आपको पता है। ब्लाइट रेजिस्टेंस वैरायटी राइस के अंदर ब्लाइट की भी बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो याद रखोगे। हाई ग्रेड सेंटेड मतलब अच्छा सुगंध है, तो याद रखोगे, ठीक है, ठीक है। थोड़ा धीरे धीरे लिखना है, तो ठीक है। मैं पूरी स्लाइड से हट जाता हूं, आप 7 बजे तक की PPT ही उतारते रहना, ठीक है। फिर कहना कि स्लो स्लो पढ़ाते हैं, है ना, हम कुछ याद नहीं कर पाए हैं, बहुत कंफ्यूजन होता है, तो क्या करें, कंफ्यूजन होता है तो, ठीक है। फाइन वैरायटी, सॉल्ट रेजिस्टेंट वैरायटी, ये सारी बातें हो गई हैं। अब राइस में देखो चक्कर क्या है ना, ये जो आपको पिक्चर नजर आ रही है राइस ही है, किसी का ग्रैंड काला है, किसी का ब्राउन है, किसी में ऑन नजर आ रहे हैं, धागे नजर आ रहे हैं, मतलब बाल टाइप के, तो ये सारी अलग अलग डाइवर्सिटी हमारे राइस की वैरायटियों में देखने को मिलती है, ये आपको सबको याद रखना है, ठीक है। तो बात करें किसकी, बात करें आपकी एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, जैसे अगर आपसे बात करें कि राइस की वैरायटी होगी, तो राइस में लगभग 2000 से ज्यादा 3000 से ज्यादा वैरायटी है, सारी वैरायटी याद नहीं हो सकती, चाहे राइस हो, चाहे व्हीट हो, चाहे कोई पर्टिकुलर क्रॉप हो। हमको क्या याद करना है, हमको ना जो इंपॉर्टेंट वैरायटी है, जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं उन वैरायटियों के डेवलपमेंट को लेके वो याद रखने। अगर आप जो है झंडा लेके निकल गए हो कि नहीं मुझे एक वैरायटी याद करनी है, तो जब तक आप लिस्ट तैयार करोगे तब तक मार्केट में और नई वैरायटी आ जाएंगी, तो नहीं हो सकती, किसी को वैरायटी याद नहीं हो सकती। मतलब जो खुद ने जितनी वैरायटी निकाली हो सकता है वो खुद वैरायटी के नाम भूल जाए, तो वैरायटियां ज्यादातर जो कॉमन कॉमन है वो आप याद कर लेंगे। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब ये है कुछ फैक्ट राइस से रिलेटेड, जैसे एरोमा किसके कारण होता है तो हमने डिस्कस कर दिया था, डाई एसिटाइल। अब कुछ लोग पता है कंफ्यूज हो जाएंगे, बोले ढंग से कंटेंट बना के नहीं लाया, वहां पढ़ाया था 2 एसिटाइल, यहां पढ़ाया डाई एसिटाइल। तो इन महान आत्माओं को मैं बता दूं कि डाई एसिटाइल का मतलब भी 2 एसिटाइल ही होता है, डाई का मतलब भी 2 ही होता है, डाई एसिटाइल 1 पायरोलिन हम उसको कह देते हैं, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे कहीं पायरोलाइन लिखा है, कहीं पायरोलिन लिखा है, दोनों एक ही है, ठीक है। इतना याद कर लेना। एक क्वेश्चन ये पूछा गया है कि धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है, तो मीथेन निकलती है, ये जो है आपको याद रखना, ठीक है। फिर जो बासमती राइस डेवलप किया किसने, आपके IRI ने, वो कन्वर्जन रीडिंग से डेवलप किया गया था। सारी वैरायटी अभी आपने मेंशन किया है, सब इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सब इंपॉर्टेंट है, एक एक वैरायटी याद करो, कल पूछूंगा मैं आपसे कावेरी देशमुख, ठीक है। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है चटियाना बातें करना, ठीक है। चलो अब बात करें किसकी, पढ़ की बात करें। मैं फिर से हटा देता हूं, ये क्लिक किया मैंने, ये क्लिक किया, अब चिल्लाते रहो, ठीक है। चलो अब कमेंट दिखना नहीं है, आप लगे रहो। चलो प्रिपरेशन ऑफ द फील्ड, अगर लैंड की बात कर रहे हैं जैसे अभी हमने पढ़ा कि ट्रांसप्लांटेड राइस है DSR है, तो सबसे पहले तो जिसकी ट्रांसप्लांटिंग करनी है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फील्ड की जो है
तैयारी करनी पड़ेगी, वो पडलिंग कहलाता है। पडलिंग को क्या कहते हैं? उसको बेड टिलेज कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? उसको बेड टिलेज कहेंगे, क्योंकि पानी भरा हुआ है, 5 से 10 सेंटीमीटर हमको पानी चाहिए। कितना चाहिए? 5 से 10 सेंटीमीटर वाटर होना चाहिए। तो वाटर और सॉइल को आपस में मिक्स कर रहे हैं, जिससे क्या होगा कि उस पर्टिकुलर एरिया की ना नीचे एक सेम डेप्थ के बाद एक हार्ड पैन बन जाएगा, जिससे पर्कुलेशन नहीं होगा, लंबे टाइम तक पानी भरा रहेगा। पडलिंग में मिट्टी और पानी को इसलिए मचाया जा रहा है कि 10 से 15 सेंटीमीटर या थोड़ी और गहराई पे जाके एक कठोर सतह बन जाए, ताकि पर्कुलेशन कम हो, लंबे टाइम तक खेत में पानी भरा रहे, नीचे लीच डाउन ना हो। ठीक है, और पडलिंग के लिए कितना पानी चाहिए? तो 200 to 300 mm वाटर रिक्वायर्ड फॉर दी पडलिंग पर्पस। ठीक है, ये पूछा जाएगा। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? कहीं ना कहीं पर्कुलेशन की लॉस को कम करेगा। प्राइम ऑब्जेक्टिव है पडलिंग का। P4 पडलिंग, P4 पैडी, P4 पर्कुलेशन, P3 याद कर लो, पैडी पडलिंग पर्कुलेशन, पर्कुलेशन को कम करने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, पैडी पडलिंग पर्कुलेशन। ठीक है, अब कुछ लोग पूछेंगे सर P3 क्या है, तो दिक्कत है। ठीक, चलो अब बात करें इसकी। पडलिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सो पडलिंग इज टू द churning the soil, it break the clods and churn the soil and standing water 5 to 10 centimeter, minimum 5 centimeter depth of water required for the pudling. Okay, prime objective to reduce the leaching and decrease the percolation loss of water. Second, pudling required 200 to 300 water per hectare, we already discussed. Next we have it helps to the transplanting and better seedling establishment. Also pudling increase the nutrient absorption in the soil. ठीक है, कहीं ना कहीं क्या करेगा? ये न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन को भी बढ़ा देता है, मतलब सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट लेवल को भी बढ़ा देगा। और पडलिंग से क्या है, थोड़ा सा सॉफ्टनेस आ जाएगी सॉइल के अंदर, तो प्रॉपर क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं हमारा जो ट्रांसप्लांटिंग के लिए जो प्लांट है ना, उनके लिए फेवरेबल एनवायरमेंट मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको? अब जैसे आप सब लोग आटा गूंथते होंगे, ठीक है, आटा जब रोटी बनाते हैं, चपाती बनाते हैं, तो आटे में आपने नमक डाला, पानी डाला। अब पानी कितना डालना है? पानी उतना डालना है कि वो लिक्विड ना बने। क्वांटिटी के हिसाब से आप थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे, उसको गूंथते जाएंगे। सेम प्रोसेस है पडलिंग की भी, मिट्टी और पानी के साथ उसको गूंथा जा रहा है, बट इतना पानी उतना होगा प्रॉपर तरीके से उसको किया जा सके। अब जैसे हमने जो आपने आटा गूंथा, तो आटे में जो सॉफ्टनेस है और जो हार्डनेस है वो किस पर डिपेंड करेगी? वो क्वांटिटी ऑफ वाटर जो हम अप्लाई करेंगे उस पर डिपेंड करेगी। समझ में आ रही है? आप कहेंगे सर राइस पढ़ा रहे हो, आटा गूंथना सिखा रहे हो, तो वो जो आटे को आप बाद में पानी लगाने के बाद उसको गूंथ लोगे ना तरीके से, अगर उसमें थोड़ा सा पानी लेके उसकी जो है कुटाई कर दोगे, तो रोटी बड़ी कैसी बनेगी? मुलायम बनेगी। तो पूरी रोटी आपकी फूल जाएगी। मतलब जब आप रोटी को सेकोगे, चपाती को बनाओगे, तो कहीं ना कहीं आपकी रोटी बढ़िया क्वालिटी की बनेगी, क्योंकि आपने लड़ाई लड़ी है उसके साथ। ठीक है, इसलिए जो है कहीं ना कहीं उसकी क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। तो पडलिंग का भी सेम कॉन्सेप्ट है, ये मेरा कॉन्सेप्ट है, किसी किताब में नहीं लिखा। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो अब आपको पडलिंग वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगले की बात करें बुशनिंग की। पडलिंग समझ में आ गया। अब दूसरा कॉन्सेप्ट है बुशनिंग। अच्छा यार, मैंने तो बंद कर दिया है। ठीक है, हालांकि स्क्रीन पे छोटे छोटे पॉपअप मैसेज आ रहे हैं, मैं बिल्कुल नहीं देख रहा हूं, मैं आप लोगों को देख रहा हूं। हम बात कर रहे थे बुशनिंग की। ठीक है, जब बुशनिंग की बात कर रहे थे, तो बुशनिंग ट्रांसप्लांटेड राइस में नहीं होगा। किसमें होगा? बुशनिंग होगा आपके डीएसआर में। ठीक है, बुशनिंग किसमें करेंगे? डीएसआर में। इसको ब्यासनिंग कह दो या बुशनिंग कह दो, क्या करते हैं? हमने तो लाइन सोइंग कर दी थी। अब बीड्स का इन्फेस्टेशन बढ़ रहा है, तो स्टैंडिंग वाटर यहाँ पे भी 2-3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर पानी चाहिए, मिनिमम 5 सेंटीमीटर पानी चाहिए। ठीक है, तो इतनी बात जब करेंगे तो पानी भरा रहेगा ना, तो क्रॉस फ्लोइंग करेंगे। बोले सर क्रॉस फ्लोइंग में कुछ खराब नहीं होगा? कुछ खराब नहीं होगा। देखो कुछ टाइप से छोटा सा एक बांस का स्ट्रक्चर रख सकते हैं, लंबी लंबी इसमें अरेंजमेंट लगा सकते हैं। अब पानी भरा हुआ है तो भरे पानी में कोई नुकसान नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी रीग्रोथ कर लेगा। थोड़ा बहुत अगर प्लांट झुक भी जाएगा, रीग्रोथ कर लेगा। ठीक है, तो बुशनिंग डीएसआर में किया जाता है। एक तो टिलर्स को बढ़ाने के लिए किया जाएगा, लेकिन प्राइम ऑब्जेक्टिव होगा बीड के इन्फेस्टेशन को कम करना। ठीक है, क्लियर? क्लियर हुई बात? ठीक है, क्रॉस फ्लोइंग करेंगे, मतलब ऐसे कर दिया स्टैंडिंग वाटर में, तो नुकसान नहीं हुआ, कहीं ना कहीं टेलर्स को भी बढ़ाएगा और बीड इन्फेस्टेशन कम करेगा। क्रॉस फ्लोइंग करी 4 to 6 वीक आफ्टर सोइंग, स्टैंडिंग वाटर में करना। याद रखना 5 से 10 सेंटीमीटर पानी यहाँ भी चाहिए। अब स्टैंडिंग वाटर का मतलब ये नहीं कि ट्रैक्टर लेकर रोटावेटर लेकर पहुंच गए और पूरा मचा दिया, तो वो भाई साहब बुशनिंग नहीं है, वो तो खत्म कर दिया काम। ठीक है, हाँ, तो बुशनिंग किसके लिए हो सकती है? कंट्री प्लाउ से करेंगे, कोई भी लाइटर इंप्लीमेंट से करेंगे, जो कहीं ना कहीं हमारी क्रॉप को नुकसान होता है। ठीक है सर, समझ में नहीं आया? ठीक है, कोई बात नहीं, समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, बाद में वीडियो रिकॉर्डेड हो जाएगी, तो वहां अभी कितना टाइम है? हाँ, क्लास खत्म होने के आधे घंटे पहले देख लेना, जितना भी रिविजन हो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बुशनिंग क्या करता है? बीड को कंट्रोल करता है, ऑप्टिमम क्रॉप स्टैंडिंग कहीं ना कहीं हेल्प करेगा, सॉइल के अंदर प्रॉपर एरेशन भी करेगा। ठीक है, सॉइल के अंदर प्रॉपर एरेशन करेगा। तो क्या आपको पडलिंग और बुशनिंग समझ में आ गया? आ गया समझ में? ठीक, अब जैसे मैं इस बात की बात करूं, जैसे स्टैंडिंग वाटर में हम खेत को मचा रहे हैं ना, ये तो बहुत छोटा है। ठीक है, जब मैं पहली बार मैंने बीएससी मेरी कंप्लीट हुई, मैं कुछ टाइम के लिए घर पे गया, तो मेरे घर पे भी खेती होती है। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। छोटा सा हिस्सा गेहूं की हम लोग खेती करते हैं, सोयाबीन लगाते हैं, हमारे मेरे घर पे सोयाबीन लगता है, और ये ट्रांसप्लांटेड राइस भी लगता है, और डीएसआर भी लगाते हैं। अगर पानी कम गिरता है तो दोनों 4-5 प्रॉब्लम लगाते हैं। तो कुछ हिस्सा जो रह गया था, तो पापा ट्रैक्टर लेके जा रहे थे, पूरा फसल लगभग 1 महीने की फसल हो गई थी। ठीक है, 1 महीने की फसल हो गई, तो बोले यार इसमें से ट्रैक्टर निकाल लेते हैं, खेत में से उस हिस्से पे जाना है, वहां हमको कुछ और लगा के आना है। तो मैंने बोला फसल खराब नहीं होगी? बोले कोई बात नहीं, वो फसल पूरी जमीन पे बिछ गई, जितने पे ट्रैक्टर का पहिया चढ़ा प्लांट्स पे, वो जमीन पे पूरी लेट गई। 1 महीने की फसल थी, लेकिन 8 दिन 10 दिन बाद देखा कि उसमें समझ में ही नहीं आया कि यहाँ से ट्रैक्टर निकाला गया था। सोचो, प्लांट के ऊपर निकाला गया था, ग्रीन प्लांट है, कहीं ना कहीं उसने सॉइल से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब किया, वाटर एब्जॉर्ब किया, फिर से रीग्रोथ की। तो कहीं ना कहीं ये तो बहुत छोटी स्टेज में हम कर रहे हैं, कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना, रीग्रोथ हो जाती है। समझ में आ गया होगा आपको? ठीक है, क्लियर? बुशनिंग आपको समझ में आया, क्रॉस फ्लोइंग कर रहे हैं। अब आगे बात करेंगे राइस की ट्रांसप्लांटिंग के बारे में। जब राइस की ट्रांसप्लांटिंग की बात करेंगे, तो राइस की कुछ इस तरीके से ट्रांसप्लांटिंग की जाती है, और जिस मेथड से भी हम नर्सरी को तैयार कर रहे हैं, वो अलग अलग मेथड हो जाएंगे, जैसे वेट मेथड है, ड्राई मेथड है, और आपकी डेपो मेथड है। ये जो आपको गुच्छा नजर आ रहा है, इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं सीडलिंग्स। इसको क्या बोलते हैं? इसको पौध कहते हैं हिंदी में, या सीडलिंग कहते हैं। एक बार हट जाता हूं, आप प्रॉपर तरीके से देख लेंगे ये क्या है आपका मेथड ऑफ ट्रांसप्लांटिंग। ओके, क्लियर? आगे बात करेंगे, जब ट्रांसप्लांटिंग की बात करेंगे ना, तो टोटल एरिया जितना हमको चाहिए उसका 1/10 पार्ट हमको रिक्वायर्ड होता है नर्सरी मेकिंग के लिए, नर्सरी तैयार करने के लिए। आप सब लोग जानते हैं कि 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर एरिया होता है। अब 1 हेक्टेयर का 1/10 हिस्सा हमको नर्सरी तैयार करने के लिए जरूरी होगा, मतलब वी रिक्वायर ओनली 1000 मीटर स्क्वायर एरिया फॉर मेकिंग नर्सरी। नर्सरी तैयार करने के लिए हमको 1000 मीटर स्क्वायर एरिया चाहिए, और 100 नहीं होगा, 1000 होगा। और किस पे डिपेंड करेगा? वो मेथड ऑफ नर्सरी की मेथड पे भी डिपेंड करेगा कि मेथड कौन सी है। ठीक है, कहीं कहीं 800 से 1000 लिखा रहता है, कहीं कहीं 1350 मीटर स्क्वायर एरिया भी लगेगा, वो अलग अलग एरिया पे डिपेंड करेगा। तो बात करें नर्सरी सीडलिंग राइजिंग सीडलिंग नर्सरी, सीडलिंग मतलब जो पौध हम तैयार कर रहे हैं ट्रांसप्लांटिंग में, तो टोटल कितना एरिया चाहिए? 800 से 1000। आप 1000 मीटर स्क्वायर एरिया याद रखोगे, रेंज में पूछा जाता है, ये ऑथेंटिक डाटा है, आईसीआर के अकॉर्डिंग डाटा है, कोई गलत नहीं। आईसीआर की साइट पे भी 800 से 1000 लिखा है, बट 1/10 पार्ट हमको याद रखना है, 1/10 हिस्सा हमको याद रखना है। बोल्ड सीडेड ग्रेन है तो 40 से 45 किलोग्राम सीड लगेगा उस एरिया में 1 हेक्टेयर के ट्रांसप्लांटिंग के लिए। अगर छोटा सा दाना है तो 30 से 35 किलोग्राम लगेगा। हमने ट्रांसप्लांटिंग में कितना पढ़ा है? 40 केजी पढ़ा है, याद आ गया। ब्रॉडकास्टिंग में कितना पढ़ा है? 100 केजी पढ़ा है, याद आ गया होगा। क्लियर? ठीक, आगे बढ़ जाएं। अब आगे बात करें किसकी? आगे बात करेंगे तो आगे धान की रोपाई की 2 विधियां 3 विधियां हो सकती हैं। जानबूझ के हिंदी डाली गई है ताकि चीजें थोड़ी समझ में आए आपको। एक तो गीली विधि है जिसको बेड मेथड कहते हैं, दूसरा डाई बेड मेथड है, और तीसरा आपकी डेपो मेथड। ठीक है, कुछ नहीं है, नर्सरी तैयार करने की विधियां हैं। धान की नर्सरी तैयार करने के लिए राइस सीडलिंग की जो मेथड है, मेजर मेथड ऑफ राइस सीडलिंग, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? नर्सरी तैयार करने की विधियां। नर्सरी तैयार करने की विधियां, तो 3 विधियां कौन सी हैं? बेड मेथड, ड्राई मेथड एंड आपका डेपो मेथड। अगर बात करेंगे किसकी? बात करेंगे बेड मेथड की। बेड का मतलब गीला, मतलब जो छोटे छोटे बेड हमने बनाए हैं उसके आसपास पानी ही भरा हुआ है, तो बेड मेथड होगी। ड्राई मेथड की बात करेंगे तो अल्टरनेट बेटिंग एंड ड्राइंग कर रहे हैं, मतलब पानी सूख गया फिर भर दिया, फिर सूख गया फिर भर गया, तो ड्राई बेड मेथड होगी। डेपो की बात करेंगे तो सॉइललेस नर्सरी मेथड होती है, यहाँ पर बिना किसी सॉइल के कांटेक्ट में हम नर्सरी को तैयार करते हैं। अब ध्यान से सुनना, बार बार आप जो है, ठीक है,
एक मिनट रुक भाई उमर, तेरा फोटो खींचने दे जरा। अब अभी तुरंत भेजता हूँ सर को। उर्दू में बोलो सर, हिंदी में समझ में नहीं आ रहा। ले बेटा, तू तो गया, तू तो गया। यस, ठीक है। उमर राशिद, तू तो गया। अब बोलो उर्दू में। उर्दू नहीं, मैं स्पेनिश में भी पढ़ा दूंगा, मैं फ्रेंच में भी पढ़ा दूंगा, मैं इटालियन में भी पढ़ा दूंगा। बता तो कौन सी लैंग्वेज में पढ़ाना है। तू पढ़ना मत, क्योंकि तुझे खुजाल है चैट करने की। तुझे कुछ भी मतलब नहीं है, तेरे से 4 क्वेश्चन पूछेंगे तो नहीं बनेंगे। ठीक है, कहां तक आ गए? बेड मेथड की बात कर रहे हैं। ठीक है, बेड मेथड की बात कर रहे हैं। सॉरी टू से, मैं बिल्कुल एकदम पॉजिटिव रहता हूं। ठीक है, ये हमेशा क्लास को डिस्टर्ब करता है। अब नहीं करेगा, कल मैं नहीं करूंगा, कल सर करेंगे। ठीक है, और ये सच में निपटेगा। चलो, बेड मेथड की बात कर रहे थे। तो बेड मेथड की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका अलग अलग बेड बनाए जाते हैं। तो 1.5 से 2 मीटर चौड़े बेड बनाए, मेरे ऊपर ध्यान रखना, 1.5 से 2 मीटर बेड हमने बनाए। अब जो बेड है उन पे हमने सीडलिंग लगा दी। तो बेड जब हम नर्सरी तैयार कर रहे हैं, ना तो प्लांट ना तो रो कुछ भी डिस्टेंस मेंटेन नहीं हो रही, क्योंकि हमको तो 15 दिन 20 दिन 25 दिन तक वहां पर पौधे को तैयार करना है। तो बोले सर नर्सरी तैयार क्यों कर रहे हैं? नर्सरी इसलिए तैयार कर रहे हैं ताकि वो जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, वो जो एक्सट्रीम वेदर है, एक्सट्रीम अलग अलग कंडीशन है, उससे उस प्लांट को हम उबार सकें, उसका लालन पालन करेंगे। अब जैसे आप आजकल, हम लोग तो सरकारी स्कूल में पढ़े लोग हैं, डायरेक्ट हमको पहली कक्षा में भेज दिया जाता था। लेकिन आजकल पहले प्ले स्कूल होते हैं कि बच्चों को ग्राउंड दिया जा रहा है कि वो खेलते रहे, मतलब घर से दूर रहने की उनको आदत पड़ जाए। फिर वो एलकेजी केजी में उनको पहुंचाया जाता है ताकि वो थोड़ा और सीखने लगे। फिर उनको फर्स्ट स्टैंडर्ड में उनको ऐड किया जाता है। पहली क्लास में आते आते उनको 3 या 4 साल को टाइम लगता है। हम तो सरकारी स्कूल वाले थे, भैया नहीं गए, 4 दिए खींच के बिठा दिया स्कूल में, बैठ घर मत आ जाना। तो वो हमारा डायरेक्ट हार्डनिंग चल रही थी फील्ड से। हम डीएसआर राइज वाले मेथड के थे। ठीक है, आजकल लोग ट्रांसप्लांटेड राइज वाली स्कूलिंग हुई होंगी, तो उनको पहले नन्ना मुन्ना राई है, उनको खेत में ले जाने के पहले उनको जो है नर्सरी तैयार करवानी पड़ेगी। उनको खेलना, चॉकलेट, आजकल तो टीचर की मजबूरी हो गई लोगों को पढ़ाना, नहीं पढ़ रहे तो चॉकलेट दे रहे हैं, पता नहीं कहीं ना गिरा दी, पता नहीं क्या क्या गीला पीला कर दिया, टीचर सब मैनेज कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको आदत डलवानी है स्कूल की। तो सेम कॉन्सेप्ट है राइज का। राइज हमारा छोटा बच्चा है, तो उसके लिए हमने नर्सरी तैयार करवाई। ठीक है, 1.5 से 2 मीटर आपको याद रखना है। 8 से 10 सेंटीमीटर थोड़ा सा बेड हमारा ऊपर रहेगा, 30 सेंटीमीटर बाइट रहेगा। लंबाई कितनी रहेगी? 1.5 से 2 मीटर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर बात। अब यहाँ पर सील को कार्बन डाइऑक्साइड ट्रीट कर देंगे ताकि जो लाइट है उसकी प्रॉब्लम देखने को ना मिले। समझ में आ गई बात आपको? और कहीं ना कहीं जो ब्लास्ट है उसका भी इंसिडेंस कम हो जाता है। बेड मेथड आप इसको पढ़ेंगे, आपकी पीपीटी में मिल जाएगा। अगला है आपका बेड मेथड की सीड रेट, डिपेंड करेगी सीड के साइज पे, 30 केजी, 40 केजी, 60 केजी, 20 केजी। 20 सीड रेट हाइब्रिड के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए 60, मीडियम के लिए 40 एंड लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए 30 केजी। पिक्चर में जो आपको नजर आ रहा है ये क्या कहलाएगा? ये बेड मेथड कहलाएगा। ये आपका बेड हो गया और आसपास पानी भरा हुआ है, ये पूरा पानी प्रॉपर भरा रहेगा जब तक सीडलिंग तैयार होती रहेगी। ये क्या कहलाएगा? ये आपका कहलाएगा बेड मेथड। जितना क्वेश्चन मैंने बता दिया, 800 मीटर स्क्वायर एरिया लिखा है। ठीक है, एज पर आईसीआर, ये आपको याद रखना। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको? सेम टू सेम बेड का साइज होगा आपका ड्राई बेड मेथड का। क्लियर? चलो ठीक। अब सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है कौन सा? ड्राई बेड मेथड का। बस वहां पर एक दो तीन चीजें याद रखना, तो मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पर 1.5 से 2 मीटर विड्थ हो गई, मतलब चौड़ाई की बात कर रहा है। ठीक है, देखो लंबाई की मैं बात दोनों में नहीं कर रहा हूं, फ्लो में लंबाई निकल गई। लंबाई डिपेंड करेगी कि सोइल का टाइप कैसा है। विड्थ की बात करते हैं, एरिया के अकॉर्डिंग अलग अलग पट्टियां बनाई जाती हैं। 1 से 1.5 मीटर ड्राई के लिए, लेकिन बेड में पानी ज्यादा है तो विड्थ और चौड़ी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर भी कहीं ना कहीं ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से भी बना सकते हैं। हमारा ड्राई बेड मेथड है, मतलब आसपास पानी नहीं भरा है लेकिन थोड़ा थोड़ा उसमें पानी भर देंगे, तो ये क्या कहलाएगा? आपका ड्राई बेड मेथड कहलाएगा। नर्सरी तैयार करने की 2 विधि समझ में आई, एक बेड मेथड और दूसरा वेरी गुड, दूसरा ड्राई मेथड है हमारी ड्राई बेड मेथड, मतलब सूखी बेड विधि। अब इसमें ऑप्टिमम स्टेज ऑफ ट्रांसप्लांटिंग कितनी होती है? 4th लीफ स्टेज। जब उसमें 4 पत्तियां निकल आएंगी तब उसको उखाड़ेंगे, दूसरे खेत में ले जाएंगे, क्या कहलाएगा आपका? वो आपका कहलाएगा आपका ट्रांसप्लांटिंग, जिसको कहते हैं। समझ में आ गई? अब कंपेयर करेंगे बेड मेथड और ड्राई बेड मेथड में, ये थोड़ी बढ़िया मानी जाती है। ठीक है, ये ज्यादा अच्छी मानी जाएगी, पानी अच्छा मिलेगा। तो सेम कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा अंतर है, ये आप समझ लेंगे, मैंने आपको बता ही दिया है। अब मैनेजमेंट ऑफ एज सीडलिंग, नर्सरी तैयार कर ली, पौध हमारी बन गई है, ट्रांसप्लांटिंग के लिए वो पौध तैयार है, उसको सीडलिंग कह रहे हैं। अब उसका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं? सो हियर यू कैन सी इन द पिक्चर, दिस इज अवर सीडलिंग, दिस इज अवर सीडलिंग, और वी कैन से एज्ड सीडलिंग, मतलब 20 दिन की, 15 दिन की, 10 दिन की ये पौध है, इसकी हम कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। तो हमको क्लस्टर प्लांटिंग नहीं करनी। कितनी नहीं करनी? क्लस्टर प्लांटिंग, मतलब हमको एक गड्ढे में, हिल का मतलब क्या है? हिल का मतलब या तो वॉल हो गया या फिर हम इसको डिच कह सकते हैं। मतलब जैसे हमने छोटा सा गड्ढा किया और उसमें कुछ ऐसा पौधा लगा दिया, तो ये क्या कहलाएगा? कि एक गड्ढे में हमने 1 से 2 पौधे लगाए, 1 to 2 सीडलिंग पर, ये रिकमेंडेशन है। बट किसान क्या करता है? 4 से 5 पौधे लगाता है एक गड्ढे में। बोले सर इतना क्यों लगाता है? क्योंकि वो जो 4 से 5 पौधे जो एक गड्ढे में, एक होल में हम इंसर्ट कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि 4 से 5 जो पौधे, मेनली 4 पौधे जो हमने लगाए तो 4 उगेंगे। हो सकता है कुछ जर्मिनेट ही ना कर पाए, रीग्रोथ ही ना कर पाए अपनी, क्योंकि एक जगह से उखाड़ा है दूसरी जगह उनको रखा है, तो प्रॉपर उसमें जो है ग्रोथ होने में टाइम लगेगा। तो हो सकता है कुछ ऐसे पौधे जो कमजोर रह गए हो, टेंपरेचर को ही सहन ना कर पाए, तो वो क्या होगी? ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो आइडियल तो 1 to 2 सीडलिंग पर होना चाहिए। कहीं 2 to 3 सीडलिंग भी आगे देखने को मिलेगा। ये जो है ना आपका, ये डिपेंड करेगा वैरायटी के ड्यूरेशन पर, वैरायटी के टाइप पे, क्या वो देसी वैरायटी है, क्या वो हाइब्रिड वैरायटी है। ठीक है, ये सब उस पर डिपेंड करता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो मेनली 2 to 3 सीडलिंग पर हम लगाएंगे, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, अगर ज्यादा गुच्छा लगा देंगे तो क्या होगा? ज्यादा गुच्छा लगा देंगे तो टिलरिंग नहीं होगी, प्रॉपर टिलर्स नहीं निकलेंगे। तो वही बोल रहा है, अवॉइड द क्लस्टर प्लांटिंग टू एड सीडलिंग व्हिच हिंडर द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू टिलर्स। अगर ज्यादा गुच्छे लगा देंगे, कम जगह में ज्यादा लोग बैठे हैं तो एडजस्ट ही करेंगे, प्रॉपर काम नहीं कर पाएंगे। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन का अगर हम स्प्रे कर देंगे या नाइट्रोजन का एप्लीकेशन कर देंगे तो टिलर्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि नाइट्रोजन क्या करता है? नाइट्रोजन कहीं ना कहीं जो हमारी वेजिटेटिव पार्ट है उसको बढ़ाता है। बात समझ में आ गई? ट्रांसप्लांटिंग की बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला मेथड है डेपोग मेथड। पहला कौन सा पढ़ा? पहला हमने पढ़ा बेड मेथड, दूसरा ड्राई बेड मेथड। फिर हमने देखा कि जो एज सीडलिंग है उसका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं वो देखा। अब देख रहे हैं डेपोग, उसके बाद देखेंगे सिस्टम ऑफ राइज इंटेंसिफिकेशन, ये पार्ट ओवर हो जाएगा। ठीक है, उसके साथ और सारे फैक्ट हम जानेंगे। तो बात कर रहे हैं किसकी? डेपोग मेथड की। ध्यान से सुनना, डेपोग मेथड पंजाब एडीओ परसों एग्जाम हुआ है, संडे के दिन वहां भी एग्जाम आया है कि डेपोग मेथड कहां से इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में। तो ये देखो अपनी पीपीटी से ही सीधे क्वेश्चन आए हैं, कहां से ये इंट्रोड्यूस हुआ है? फिलीपींस मनीला से इंट्रोड्यूस हुआ है। तो डेपोग मेथड नर्सरी हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन अवर इंडिया फ्रॉम फिलीपींस मनीला। इसको मैट टाइप नर्सरी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसको मैट टाइप नर्सरी भी कहते हैं। एक बात, और ऐसी इस मेथड से सीडलिंग तैयार कर रहे हैं। अगर हमको मशीन से ट्रांसप्लांट करना है, मशीन से अगर हमको ट्रांसप्लांट करना है तो मशीन से ट्रांसप्लांटिंग के लिए क्या करते हैं हम? मशीन से ट्रांसप्लांटिंग के लिए इस मेथड से तैयार करेंगे। ठीक है, क्लियर? चलो, तो यहाँ पर ना सीधा सॉइल का कांटेक्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम बेड तो बना रहे हैं, ठीक है, नर्सरी तो तैयार कर रहे हैं, बट नीचे या तो हमने जो बनाना की लीव्स हैं उनको डाल दिए, ठीक है, या फिर क्या करेंगे, या फिर मान लो हमने पॉलिथीन शीट डाल दिया, उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, क्लियर हुई बात आपको? ये आपका सॉइल के अंदर सीधा कांटेक्ट नहीं है, थोड़ा सा मिक्सचर और कंपोस्ट एंड सम पार्ट ऑफ क्ले सॉइल थोड़ा सा मिक्स करेंगे और स्पाउटेड सीड डाल देंगे, उसके ऊपर फिर से कवर करेंगे। तो प्रॉपर सॉइल के अंदर उसका कांटेक्ट नहीं है। ठीक है, कंपोजिशन हो सकता है सॉइल का, लेकिन प्रॉपर उसका कांटेक्ट नहीं मिलेगा सॉइल के साथ। ये क्या कहलाएगा आपका? ये आपका मैट टाइप नर्सरी कहलाएगा। और यहाँ पर पॉलिथीन शीट या बनाना शीट का यूज करेंगे, और यहाँ पर आपका मिक्सचर होगा किसका? वाईएम का, सॉइल का 1:1 और 20 सेंटीमीटर थिकनेस रखेंगे सीड के को कवर करने के लिए। ठीक है, कोकोनट उसका भी यूज करते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इजराइल से हुआ है, 1 मिनट को फोटो लेकर सबको भेजूंगा आपका भी। महेश मीना, तू तो गया बेटे लो। ठीक, चलो, हमारा मोबाइल गिर जाता अभी। चलो,
आगे बात करें, इतनी बात तो आपको समझा दी है कि यहाँ पर 1 मीटर विड्थ रखी जाएगी, 10 सेंटीमीटर हाइट रखी जाएगी। वो किस पर डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा आपके सॉइल पर, आपके वाटर की अवेलेबिलिटी पर, ठीक है, और एरिया पर भी डिपेंड करेगा। तो दैट सीडलिंग आर ऑन सरफेस लाइक बनाना लीफ, सब उसके अंदर डाल देंगे। ये पोर्टेबल पैडी नर्सरी होती है, ये याद रखोगे। क्या नर्सरी है? पोर्टेबल पैडी नर्सरी है, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। और इससे 11 से 14 दिन के आसपास लगभग 2 वीक में क्या करेंगे, इसको मेन फील्ड में ट्रांसप्लांट कर देंगे। तो हमारा डेपोक मेथड हो गया। बात समझ में आई? पिक्चर देखोगे तो समझ में आ जाएगी, फोटोज देखो स्क्रीन पर, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से बेड बनाना है, बनाना के लिए रख दिया है, ठीक है। या फिर पॉलिथीन शीट का भी यूज कर सकते हैं। उसके ऊपर जो हमारा 1:1 का जो मिक्सचर है उसको डाला, स्प्राउटेड सीड्स को डाला, फिर कवर कर दिया या तो क्रॉप रेसिड्यू से, या फिर दोबारा कैसे कवर कर दिया हमने अपनी पॉलिथीन से, बनाना शीट से, ठीक है। और कुछ इस टाइप की चटाई बन जाएगी, कुछ इस टाइप की मैट बन जाएगी। इसको पुल आउट किया जा सकता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसलिए हम इसको अपलैंड नर्सरी या फिर इसको मैट टाइप नर्सरी कह देते हैं। Why we use polythene? Because of polythene is easy to available and durable in nature. That's why we use polythene in mat type nursery. ओके सर, आपकी ही क्लास में लोग डिस्टर्ब क्यों करते हैं? क्योंकि ये लोग मुझे पसंद करते हैं, मेरे से प्यार करते हैं, इसलिए आ जाते हैं। बोले फ्री हैं, दिन भर रील देखनी है, अब कुछ काम है नहीं, सर भारी भारी हो रहा है, तो चलते हैं, कपिल शर्मा का शो चल रहा है, वहां देख के आ जाएंगे, क्योंकि इनको अपने से मतलब नहीं है, ठीक है। कोई बात नहीं, समझ में आ गया। देखो अगला डेपो मेथड एसडीओ में भी आया था क्वेश्चन। 11 से 14 दिन में जो इसको हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। 25 से 30 मीटर स्क्वायर एरिया सफिशिएंट होता है। कितना? 25 से 30, और कहीं कहीं 40 मीटर स्क्वायर एरिया भी लिखा रहेगा 1 हेक्टेयर की ट्रांसप्लांटिंग के लिए। अगर हमको नर्सरी बनाना है तो 25 से 30 मीटर स्क्वायर एरिया में हम नर्सरी तैयार कर सकते हैं। मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया में अगर नर्सरी तैयार करेंगे तो 200 मीटर स्क्वायर एरिया में ट्रांसप्लांटिंग की जा सकती है। कुछ इस टाइप से चटाई बन जाती है। ये चाचा को देखो, चाचा भी जो है उठा के 10 चटाई खींच रहे हैं। तो ये क्या हो गया आपका डेपो मेथड। क्या बात समझ में आ गया? ठीक है। या प्लांट को अलग कैसे करेंगे, वाटर में इसको अलग किया जाता है, ठीक है। हाँ क्लियर, ठीक। चलो अब आगे बात करें किसी ट्रांसप्लांटिंग की। तो मैंने आपको बता दिया था कि 1 to 2 और 2 to 3 सीडलिंग पर एलम लगाएंगे 20 गुणा 10 सेंटीमीटर की हाइट पर, मतलब उसके साइज पे 2 से 3 सेंटीमीटर पानी, मतलब मिनिमम 3 सेंटीमीटर तक तो पानी होना चाहिए, वैसे मिनिमम 5, अगर कम है तो 3 सेंटीमीटर वाटर होना चाहिए। और लगभग 20 गुणा 10 सेंटीमीटर पर लगा रहे हैं तो 5 लाख पौधे हमको मिल जाते हैं पर हेक्टेयर के हिसाब से। 5 लाख पौधे। स्पेसिंग कम ज्यादा होगी, पॉपुलेशन भी प्लांट की कम ज्यादा होगी, ये आपको पता है। सो पॉपुलेशन विल बी डिपेंड ऑन दी वैरायटी एंड द प्लांट पॉपुलेशन, मतलब प्लांट स्पेसिंग और क्रॉप स्पेसिंग। ओके, तो ये आपको याद रखना है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये ट्रांसप्लांटिंग वाला टाइप हो गया, समझ में आया। आगे बात करें अलग अलग एरिया के हिसाब से। जैसे नॉर्मली अगर हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो हमको कितना एरिया चाहिए, किसके लिए, नर्सरी के लिए कितना एरिया चाहिए, और नर्सरी का और मेन फील्ड का जब रेशो निकालेंगे तो कितना बनता है। तो नॉर्मली जो रेशो बनता है वो 1:10 बनता है। मतलब इफ वी ट्रांसप्लांटिंग और इफ वी कल्टीवेट अवर राइस इन 1 हेक्टेयर एरिया, सो वी रिक्वायर ओनली 1000 मीटर स्क्वायर एरिया फॉर मेकिंग नर्सरी। ओके, ये आपको पता है। अब राइस ड्राई बेड में लगा रहे हैं तो कितना हो गया, 10,000 सॉरी 1000 मीटर स्क्वायर, रेशो आपका 110 हो जाएगा, ये तो आपको पता है। राइस बेड में ये देखो आईसीआर के साइड पे दे रखा है भैया, उसके हिसाब से मैंने बताया, गलत डाटा नहीं है ये, इस पर आईसीआर साइड देखा है। एसआई मेथड में ओनली 100 मीटर स्क्वायर एरिया लगता है। इसका पार्ट कितना हो गया, 1:100। डेपो मेथड में 40 मीटर स्क्वायर, मैंने बताया ना कि वैसे तो हमको 25 टू 30 मीटर स्क्वायर एरिया रखना है, बट 40 मीटर तक भी जो है होता है, तो इसका रेशो कितना हो गया, 1:250। क्लियर होगी बात आप सबको, ठीक है। इतनी बात आपको सबको समझ में आ गई होगी। अब आगे बात करेंगे ड्यूरेशन के हिसाब से, ड्यूरेशन शॉर्ट मीडियम लॉन्ग और स्पेसिंग और प्लांट पॉपुलेशन कितनी है। तो एसआरआई सब लोग याद करेंगे 25 टू 25 सेंटीमीटर पे हम लगभग 1,60,000 प्लांट लगा लेते हैं। लॉन्ग ड्यूरेशन की स्पेसिंग कितनी रखी तो 3,33,000 प्लांट लगेंगे। मीडियम ड्यूरेशन के 5 लाख, और 15 गुणा 10 पे लगाएंगे तो 6,66,000। बट मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, ये वाला 20 into 10 सेंटीमीटर स्पेसिंग पे जो हम इतने प्लांट लगा लेते हैं। पॉपुलेशन आप सब लोग निकाल सकते हो। प्लांट पॉपुलेशन कैसे निकाली जाती है, तो बात करेंगे प्लांट पॉपुलेशन की तो एरिया अपॉन स्पेसिंग, क्षेत्रफल बटा स्पेसिंग से हम निकाल सकते हैं। तो हमेशा 1 हेक्टेयर की बात करेंगे तो 10,000 मीटर स्क्वायर एरिया होता है, ठीक है, उतना ही मानना है। स्पेस अब ये मीटर में है तो स्पेसिंग को भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो क्रॉप की स्पेसिंग है उसको जो है भाग दे देंगे। जैसे बात करें 20 गुणा 10 की, ठीक है, ये हो गया आपका 10,000 मीटर स्क्वायर एरिया, और ये आपका 200 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। या फिर इसको कन्वर्ट कर लो मीटर में और पॉपुलेशन करके निकालोगे तो लगभग 5 लाख प्लांट आ जाएंगे। या कर लेंगे एरिया अपॉन स्पेसिंग, स्पेसिंग तो नंबर ऑफ प्लांट से निकल जाएगा। एसआरआई मेथड बताओ, नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको इधर पढ़ने से कोई मतलब ही नहीं है। आपको एसआरआई मेथड जाननी है, नहीं बताऊंगा, ठीक है। अगला है हमारे पास सिस्टम ऑफ राइज इंटेंसिफिकेशन, ठीक है। अगला कौन सा है, सिस्टम ऑफ राइज इंटेंसिफिकेशन। 1983 में हेनरी द लाउनी ने इसको जो है डेवलप किया था। इसको मेडागास्कर में डेवलप किया गया था, इसलिए सिस्टम ऑफ राइज इंटेंसिफिकेशन को मेडागास्कर मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मेडागास्कर मेथड भी कहते हैं। ये आप याद रखेंगे। मेट टाइप नर्सरी अलग है और सिस्टम ऑफ राइज इंटेंसिफिकेशन अलग है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है जी। इंडिया में इसको 2000 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंडर में, ठीक है जी, याद रखोगे। और 8 से 10 दिन में ये प्लांट जो है तैयार हो जाता है, 2 लीफ की स्टेज में। 25 टू 25 सेंटीमीटर में जो है इसको हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अच्छा, नर्सरी बनाने की विधि नहीं है राइज सिस्टम ऑफ राइज इंटेंसिफिकेशन, ये ट्रांसप्लांटिंग की मेथड। आप चाहे बेड मेथड से बीज तैयार कर लो नर्सरी, चाहे ड्राई मेथड से, चाहे डेपो से, अब फील्ड के अंदर उसको कैसे पुट कर रहे हो, ट्रांसप्लांट कैसे कर रहे हो, वो होती है। बट हम इस पे मान लेते हैं हेनरी यू लाल ने लिखा है, वो भी सही है क्या, सब सही है, ठीक है। जैसे मेरा नाम संजय विश्वकर्मा है लेकिन बोलते हैं मुझे सब संजू है, तो मेरा नाम संजू भी है, मेरा नाम संजय भी है, दोनों है मेरे नाम, ठीक है। गंगाधर ही शक्तिमान है। अब बात करें इधर प्लांटिंग की, ध्यान सुनना, इसको स्क्वायर मेथड भी कहते हैं। आप किसी भी तरीके से देखोगे प्लांट की ज्योमेट्री बिल्कुल एकदम इक्वल दिखेगी। जैसे इस वाली डायरेक्शन की बात करो तो बिल्कुल एकदम कतार में दिखेंगे पौधे, दिख रहे हैं, ठीक है। इस वाली कतार की बात करें तो बिल्कुल एकदम कतार में पौधे दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। अब इस वाली कतार की बात करेंगे तो इसका पौधा कैसा दिखेगा आपका, बिल्कुल एकदम इक्वेट उसमें दिखेगा, ठीक है। तो ये जो है आपको याद रखना है, क्लियर। ये आपका सिस्टम ऑफ राइज इंटेंसिफिकेशन कहलाएगा। उम्मीद है यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक। चलो आगे बात करते हैं किसकी, अब राइस की जो एसआई मेथड से अगर हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो देखो डायरेक्ट क्या दे रखा है, डायरेक्ट ये दे रखा है कि जो भी यंग सीडलिंग है, अगर सिस्टम ऑफ राइज इंटेंसिफिकेशन से हम नर्सरी भी तैयार कर रहे हैं तो 14 दिन के आसपास सीडलिंग हमारे पास है, ये किसी भी मेथड से तैयार कर लिया। क्या करेंगे, सिंगल सीडलिंग पर लगाएंगे एक गड्ढे में। अच्छा, गड्ढा कैसे तैयार कर रहे हैं, जो कतार हम बना रहे हैं रस्सी का यूज कर सकते हैं, ऐसे रस्सी। अब उसमें छोटे छोटे गड्ढे लगा देंगे, गड्ढे करेंगे 25 into 20 सेंटीमीटर में यहाँ पर क्या करते हैं, स्पेसिंग रखते हैं। और कहीं ना कहीं रीडिंग से करेंगे कोनो बीडर से, और अल्टरनेट बेटिंग एंड ड्राइंग करेंगे। मतलब क्या करेंगे, फील्ड में पानी भरा रहेगा, वो पानी सूख जाएगा, फिर दोबारा पानी भरेंगे, फिर सूख जाएगा, फिर पानी भरेंगे, तो ये अल्टरनेट बेटिंग एंड ड्राइंग कहलाएगा। और मैनेजमेंट न्यूट्रिएंट का कैसे करोगे, एलसीसी से, लीफ कलर चार्ट से। ये भी पंजाब वीडियो में आया हुआ क्वेश्चन है कि एलसीसी का यूज कौन सी क्रॉप में ज्यादा कर रहे हैं, तो राइस वाली क्रॉप में करेंगे। बाकी क्रॉप में भी कर सकते हैं क्रॉप में, बट एलसीसी कॉमन यूज होता है हमारे लिए उसमें, राइजिंग। और में भी करते हैं कि हमारे पास एक कलर है, ठीक है, एक हमारे पास चार्ट है, स्केल है, उसमें अलग अलग ग्रीन कलर है, लाइट ग्रीन कलर, डार्क ग्रीन कलर, और ज्यादा डार्क ग्रीन कलर। सो वो पत्ती का कलर मैच करेंगे, कौन सा कलर आ रहा है, कितना न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ना, लड़के तो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन कलर के बारे में लड़कियों की जो है सोच थोड़ी अच्छी होती है, क्योंकि लाइट पिंक, मीडियम पिंक, डार्क पिंक, ठीक है, वो अच्छे से समझ लेते हैं। तो जो एलसीसी वाला कॉन्सेप्ट है वो लड़कों के दिमाग में तो शायद ही कम आए, क्योंकि वो एक ही कलर के कपड़े को जो साल भर पहन लेते हैं, तो वो सिस्टम उनके लिए पल्ले नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्लियर। और ये सब वास्तविक है, इसका काल्पनिकता से कोई संबंध नहीं है, कृपया कर दिल पे ना लें, ठीक है। सर सीरी समझ में नहीं आया, ठीक है। अरे सीरी किसी को समझ में नहीं आया यार, सीरी अपने आप में ही सीरी है। तो
कैसे समझ में आया? क्लियर बात? चलो आगे बात करें। जो सिस्टम ऑफ राइज इंटेंसिफिकेशन है, कुछ इस तरीके से सॉइल और उनको मिक्स करेंगे, छोटे-छोटे ट्रे में भी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। समझ में आ गई? और फिर ऐसे नर्सरी तैयार करी, इनको पुल आउट किया, तो ये भी आपकी क्या है, सिस्टम ऑफ राइज इंटेंसिफिकेशन दैट इज 3 हो गया। ठीक है? Reason of alternate wetting and drying, actually the reason of behind that, we save our water means we have less amount of water, and that particular amount of volume of water simply we use more area and more productive our crop. So that's why we use alternate wetting and drying in our system of rise intensification method. Only less amount of water, we use more we produce more. Okay, so I think this part is over, and here you can see some points for the making of nursery. 100 square meter area we transplant in 1 hectare area. Okay, नर्सरी के लिए इतना लगेगा, 1,60,000 के आसपास पौधे लगते हैं। ये सलाइन और अल्कलाइन सॉइल के लिए बढ़िया नहीं मानी जाएगी। क्यों नहीं मानी जाएगी? इसलिए नहीं मानी जाएगी, आपने सॉइल के अंदर पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि जैसे मान लो आपने पानी भरा, तो जो सॉल्ट है वो ऊपर आ गया, फिर वो सूख गया, तो सरफेस पे आ गया, फिर ऊपर आ गया, फिर नीचे आ गया, तो सॉल्टी जो है ना, सॉल्टीनेस देखने को मिलेगी सॉइल के अंदर, तो प्रॉपर प्लांट को इफेक्ट मिलेगा। इसलिए सलाइन अल्कलाइन सॉइल में सूटेबल नहीं होती है। यस, प्लांटिंग और नर्सरी दोनों के लिए यूज करेंगे, बिल्कुल दोनों के लिए यूज करेंगे, लेकिन मेनली ये पहले ट्रांसप्लांटिंग के लिए आई थी, अब इससे नर्सरी भी तैयार करने लगे। ठीक है? हाँ, कहीं इतना परेशान हो, क्लियर हो गई बात? इतना सारा डाटा कैसे याद होगा? कॉम्प्लेन कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेन डी होता है ना, वो आता है, एक हॉर्लिक्स आता है, बस उसका नाम हो जाएगा। अब आप किसकी बात करें? अब इरिगेशन की बात कर लें। ठीक है? इरिगेशन की अलग-अलग यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है? म्यूटेंट वैरायटी क्या होती है? म्यूटेंट वैरायटी होती है जिसमें जिसको म्यूटेशन से डेवलप किया जाता है, और म्यूटेशन का मतलब जिसमें सडनली चेंज देखने को मिलते हैं। ठीक है? जैसे जो आप अलग-अलग हरकतें करते हो ना, वो आप में जो मतलब कैरेक्टर देखने को मिलता है, वो कहीं न कहीं म्यूटेशन से ही देखने को मिल रहे हैं। मतलब आपके वैसे कैरेक्टर थे नहीं, लेकिन हो गए हैं क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण, कुछ जो है जीन में परिवर्तन आ गया है। ठीक है? समझ गए? यस। क्लियर? चलो इरिगेशन मैनेजमेंट की बात करते हैं। सुधरोगे नहीं। 1 केजी ड्राई मैटर प्रोड्यूस करने के लिए कितनी वाटर की रिक्वायरमेंट है? ये हमारा वाटर कहलाएगा, इरिगेशन वाटर कहलाएगा। जैसे बात करें कि मान के चलो हमको 1 केजी राइस प्रोड्यूस करना है, तो 1 केजी राइस प्रोड्यूस करने के लिए लगभग 4000 से 5000 लीटर वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। सोचो 1 केजी चावल पैदा करने के लिए 5000 लीटर वाटर देना पड़ेगा, और अगर उतने ही 5000 लीटर वाटर से अगर हम कोई दूसरा ग्रेन प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो लगभग 10 केजी हम व्हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं उतने ही सेम अमाउंट ऑफ वाटर से। तो मतलब राइस क्या करता है? पानी का यूज ही नहीं करता। तो सबसे कम वाटर यूज एफिशिएंसी किसकी होती है? सबसे कम वाटर यूज एफिशिएंसी होती है आपकी राइस की। फिंगर ग्रेड की सबसे ज्यादा होती है, मतलब एवरी ड्रॉप, एवरी लीटर ऑफ वाटर सबसे बढ़िया यूज कौन करता है? फिंगर ग्रेड वाटर को यूज करता है। यस, म्यूटेशन ओनली 1% बेनिफिशियल होता है, 99% हार्मफुल होता है। जैसे आप लोग जो बतियाते रहते हो, उससे मेरा नुकसान नहीं होता। बेचारे वो सीरियस स्टूडेंट हैं जो केवल पढ़ने आए हैं ना, वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं, तो मैं भी प्रॉपर क्वालिटी नहीं दे पाता। लेकिन नहीं, हमने तो मतलब कसम खाई है झंडा लेके कि ना पढ़ेंगे ना पढ़ने देंगे। ठीक है? यस, हमने जो नई वैरायटी बनाई है ना, उसमें राइस की वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ाई है। मतलब राइस की जो 1 केजी प्रोड्यूस करने के लिए 4000 से 5000 लीटर लगा था ना, उसको कम किया है, उसको 2500 3000 तक भी लेके आए हैं। बट अभी भी फार्मर हमारे ट्रेडिशनल वैरायटी को ग्रो कर रहे हैं, तो उनकी वाटर रिक्वायरमेंट ज्यादा है। लेकिन जो नई वैरायटी है उनकी वाटर रिक्वायरमेंट कम की है, तो लगभग 3000 के आसपास हम लेके आए हैं, 2500 से 3000 के आसपास। कंफ्यूज मत होगा करो। ठीक है? बात समझ में आ गई आपको? ठीक है? चलो आगे बात कर लें। तो 5000 लीटर पानी चाहिए, तो मैंने आपको बता दिया है। अलग-अलग क्रिटिकल स्टेजेस हैं, बूटिंग स्टेज मतलब टिलरिंग स्टेज की बात कर रहा है। ठीक है? या फ्लावरिंग स्टेज हम उसको कहते हैं, मेनली फ्लावरिंग स्टेज सबसे बेस्ट माना जाएगा। फिर पेनिकल इनिशिएशन, हेडिंग एंड फ्लावरिंग। सॉरी 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 सॉरी, ये तो आपका ब्लूमिंग होगा, मैंने बूटिंग कह दिया, सॉरी। ये आपका ब्लूमिंग होगा, बूटिंग सही है, ये आपका टिलरिंग स्टेज ही होगा। ठीक है? टिलरिंग स्टेज, फ्लावरिंग को ब्लूमिंग स्टेज भी हम कह देते हैं, नॉट बूटिंग, इट्स ब्लूमिंग। सो बूटिंग मतलब पिलर्स की बात कर रहा है, यहाँ पर उसको पानी चाहिए, अगर उसमें नहीं मिलेगा तो थोड़ा बहुत यील्ड में रिडक्शन होगा, बट ज्यादा सेंसिटिव कौन सी है? पेनिकल इनिशिएशन की बात कर रहा है। ठीक है? जो नए नए पेनिकल्स बन रहे हैं, अभी उनमें दाने नहीं भरे हैं, लेकिन उसमें छोटा सा जो है बाली आने लगी है, वो आपका पेनिकल कहलाएगा। वाटर रिक्वायरमेंट की बात करें तो वाटर रिक्वायरमेंट, टोटल वाटर रिक्वायरमेंट जो 1100 से 1250 के आसपास है एमएम में, अगर बात करेंगे तो लगभग 1500 एमएम तक भी चली जाएगी। ये तो है नई वैरायटी। और पुरानी वैरायटी की बात करेंगे तो लगभग आपका 2000 एमएम तक भी होता है। कितना? 1800 से 2000 एमएम, या फिर 180 से 200 सेंटीमीटर तक भी वाटर रिक्वायरमेंट है क्रॉप्स की। बट एज पर आईसीआर अभी जो वैरायटी है उनकी वाटर रिक्वायरमेंट 1250 के आसपास है। फिर आपकी बात करें किसी नर्सरी मैनेजमेंट की 50 एमएम बात हो गई। लैंड प्रिपरेशन की जो है, लैंड प्रिपरेशन की 200 एमएम, एंड फील्ड मैनेजमेंट की। ठीक है? फील्ड मैनेजमेंट की कितनी है? फील्ड मैनेजमेंट मतलब जो आपकी अलग-अलग टाइम पे आप जो रिक्वायरमेंट दे रहे हो, उसकी कितनी हो जाएगी? 1000 एमएम हो जाएगी। टोटल 1250 के आसपास रिक्वायरमेंट होगी किसकी? आपकी वाटर की, राइस की। क्या बात समझ में आ गई यहाँ तक? क्लियर? बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? अब फर्टिलाइजर मैनेजमेंट की बात करेंगे। ठीक है? फर्टिलाइजर मैनेजमेंट की बात करेंगे तो फर्टिलाइजर मैनेजमेंट क्या होता है भाई? राइस का ओडीआर सबसे कम होता है। ओडीआर मतलब ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट, ऑक्सीजन प्रेजेंट नियर बाय द रूट जोन, वो ओडीआर कहलाएगा। कि प्लांट की रूट जोन के आसपास ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कितना है जिससे प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ हो सके। तो सबसे ज्यादा ओडीआर पी का होता है, तो सबसे कम राइस का होता है। लेकिन आपको ओडीआर पता है, आपको नॉलेज चेक करना है कि चश्मे वाले को आता है कि नहीं आता। ठीक है? हमारा एग्जाम में कॉन्सेप्ट क्लियर होना हो उससे मतलब नहीं कि चश्मे वाले को आता है कि नहीं आता। ठीक है? आज तो टीका लगा के भी आया है, तो हमने देख लिया था लेकिन पूछा नहीं, तो पूछ लो। ठीक है? हाँ, बात समझ में आ गई? एनपीके की बात समझ में आई? 100 60 60 या कितना बोलेंगे? 120 60 60, ये भी होता है आपका एनपीके। नाइट्रोजन ज्यादा, फास्फोरस थोड़ा कम, और पोटाश आपका और कम। समझ में आ गया? वाटर लॉस कंडीशन में दो जोन बनते हैं। एक होता है आपका ऑक्सीडाइज्ड जोन, जहां पर आपको ऑक्सीजन मिलेगी। एक होगा आपका रिड्यूस जोन, जहां पर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होगा। तो जो 1 से 10 एमएम तक का जो साइज होता है वो आपका ऑक्सीडाइज्ड जोन कहलाता है। और कुछ बुक में ये 5 एमएम तक भी लिखा रहता है, मतलब अपर 5 एमएम जोन ऑफ द सरफेस ऑन अवर राइस फील्ड, तो उसको ऑक्सीडाइज्ड जोन कहेंगे। उसके नीचे अब पानी ज्यादा है तो प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, वो आपका रिड्यूस जोन कहलाता है। तो लोअर पोर्शन ऑफ द पडल्ड सॉइल विदाउट ऑक्सीजन और लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे आपका रिड्यूस जोन बोलेंगे। बात समझ में आई? तो नाइट्रोजन के लॉस को कम करने के लिए हमेशा हम क्या करते हैं? रिड्यूस जोन में नाइट्रोजन देंगे, और नाइट्रोजन में भी अमोनिकल फर्टिलाइजर ज्यादा देते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा नाइट्रोजन का नाइट्रेट के फॉर्म में नुकसान होता है। और राइस जो है नाइट्रोजन को नाइट्रेट के फॉर्म में तो लेता है, बट नाइट्रेट के फॉर्म में उतना नहीं लेता, वो अमोनियम आयन के फॉर्म में ज्यादा लेता है। NH4 प्लस आयन के फॉर्म में ज्यादा लेता है। तो अमोनिकल फर्टिलाइजर जिसमें अमोनियम सल्फेट का हम बहुत अच्छे से यूज करेंगे। तो आपसे पूछे कि नाइट्रोजन फर्टिलाइजर में बेस्ट फर्टिलाइजर अगर राइस की बात करेंगे तो हम अमोनियम सल्फेट का यूज करते हैं, जिसमें 20.6% नाइट्रोजन होता है और 24% उसमें सल्फर होता है। मतलब प्राइमरी न्यूट्रिएंट से ज्यादा उसमें सेकेंडरी न्यूट्रिएंट होता है, ये पूछा जाता है। ठीक है? तो अमोनियम सल्फेट का ज्यादा यूज करते हैं राइस के अंदर, ये बात आपको याद रखनी है। क्या बात इतनी समझ में आ गई? अरे इतनी बात सबको समझ में आ गई? ठीक है? लोगों की संख्या कम हो गई, स्टार्टिंग में ज्यादा थे, अब भाग गए, क्योंकि 3 मिनट है, 7 बजने में उनकी यूएनओ की महासभा है, उसमें अगर वो कहीं ना कहीं पीछे रह गए तो हो सकता है मेंबरशिप उनकी गायब हो जाए। ठीक है? चलो बढ़िया। ठीक है? हाँ,
तो कुछ बायो फर्टिलाइजर है जैसे बीजी है, एजोला है, एजेटवेक्टर है, ठीक है, एनाबीना भी हमको कह देते हैं यार, ये सब आपका सॉइल साइंस का पार्ट है, बट मैंने कवर कर दिया कल्टीवेशन में, इतना आप याद रखोगे। ठीक, आगे बात करें कुछ फर्टिलाइजर के फैक्ट की बात करेंगे, 2-5 मिनट ऊपर लूंगा, उसके बाद अगर आप लोग दे देंगे 2-5 मिनट तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। फैक्ट की बात करें तो पायरा वगैरह कल्टीवेशन राइस के अंदर किया जाता है, हम सब लोग समझ के आए हैं, बिहार छत्तीसगढ़ में कॉमन है, जहां पर राइस के हार्वेस्टिंग के पहले ही जो कतारों में जो मॉइस्चर है उसको यूज करने के लिए या तो हम तोरिया लगा देंगे, मतलब मस्टर्ड ग्रोथ की बात करें, या बरसीम लगा देंगे, या चिकपी लगा देंगे, या कोई दूसरा क्रॉप जो उस कम मॉइस्चर में या मॉइस्चर में वो अच्छे से ग्रो सके, वो पायरा वगैरह कहलाता है। इसी को रिले क्रॉपिंग भी हम कहते हैं। ठीक है, प्रोमिनेंट क्रॉपिंग पैटर्न राइस का इंडिया में क्या है, राइस व्हीट है, प्रॉपर तो क्रॉपिंग पैटर्न ही नहीं है, क्योंकि राइस आपका कौन सा है, सीरियल क्रॉप, और व्हीट भी सीरियल है, सेम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, सेम अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर टू सीजन, तो कहीं ना कहीं फर्टिलिटी डाउन हो रही है, बट हम मानते नहीं है, हम यही लगा रहे हैं। ठीक है, राइस जो है नाइट्रोजन को अमोनियम आयन के तौर पे प्रेफर करता है। अब ऐसा मतलब नहीं है कि नाइट्रोजन केवल अमोनियम आयन में लेता है, वो नाइट्रेट फॉर्म में भी लेता है, बट उसकी प्रेफरेबल फॉर्म कौन सी है, अमोनियम आयन। समझ में आ गई बात आपको? ठीक, डीएपी भी बढ़िया फर्टिलाइजर माना जाता है बेसल डोज के लिए। ठीक है, बेसल डोज मतलब एट द टाइम ऑफ सोइंग हम यूज कर सकते हैं अगर लाइन सोइंग कर रहे हैं, और सिंगल सुपर फॉस्फेट का भी यूज करते हैं। ठीक है, फिर अमोनियम सल्फेट फर्टिलाइजर जो है, अमोनियम सल्फेट सबसे बेस्ट माना जाता है टॉप ड्रेसिंग के लिए, खड़ी फसल में छिड़कने के लिए। नाइट्रोजन कितना है, सल्फेट कितना है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, क्लियर हो गई बात, इतनी बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद किसकी बात करेंगे, बीड मैनेजमेंट की बात करेंगे, तो इकाइनोक्लोआ गली ज्यादा देखने को मिलेगा, जिसको बार्नयार्ड ग्रास कहते हैं। इकाइनोक्लोआ कोलेनम को हम वाइल्ड राइस कहते हैं। कोलेनम याद रखना इंपॉर्टेंट है, बाकी साइप्रस लिलिया, इक्लिप्टा एल्बा, ये भी कहीं ना कहीं बीड जो है नुकसान पहुंचाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, एक भाई साहब पूछ रहे हैं हलिंग परसेंटेज कितना होता है, 100%, नहीं यार 1000%, 10,000 पढ़ाया था कल। हाँ ठीक है, शुभम सिंह समझ में आ गया आपको? हाँ क्लियर। अभी राइस खत्म हो जाने दो, फिर उसके बाद पूछना सर राइस और पैडी में डिफरेंस क्या है। ठीक है, हलिंग नहीं, पूरा कहानी समझना। 66%, ठीक है, एक्यूरेट, बट एट प्रेजेंट न्यू वैरायटी का 70% है, बट 66 याद रखना, मैंने बताया 66 याद रखना। ठीक, मेजर इंसेक्ट कौन कौन से लग सकते हैं, तो ग्रीन लीफ होपर, ग्राउंड प्लांट होपर, और राइस गंदी पर लग सकता है, ये आपका एंटमो का पार्ट है, बट यहाँ कवर कर रहे हैं। गंदी पर लेप्टोकोरस एक्यूटा मिल्किंग स्टेज पे अटैक करता है। ब्राउन प्लांट होपर नीला पर्वता लोगेंस कहलाएगा, और ग्रीन लीफ होपर जो है आपका निफेटिक्स बायोसेंस को कहते हैं। वाइट ब्लैक प्लांट होपर जो है सोगोटेला फुस से फैला होता है। फिर लगता है ये चार अपने आप में इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद कर लियो। ठीक है, समझ गए? हाँ क्लियर। चलो आगे बात करें, डिसीज या डिसऑर्डर। नहीं, डिसऑर्डर डिसीज क्या होती है, किसी वायरस से, बैक्टीरिया से, किसी फंगस से होगी, बट बात करेंगे डिसऑर्डर की, तो डिसऑर्डर हमेशा मिसमैनेजमेंट से होता है। ठीक है, या तो प्रॉपर फील्ड मैनेजमेंट आप नहीं कर रहे हो तो मिसमैनेजमेंट के कारण, जैसे अल्कोहल की डिसीज है, हाइड्रोजन सल्फाइड की टॉक्सिसिटी से होता है। आईबीपीएस में आया हुआ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। खैरा भाई साहब, ये तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते हम बचपन से बूढ़े हो गए। ठीक है, जिंक की डिफिशियंसी होता है, ये सबको पता है। ठीक है, खैरा रोग में क्या होती है, उसकी पत्तियां खैरी हो जाती हैं। ठीक है, जिंक की कमी से ये आपका जो है, ये आपका क्या है, ये आपका हो गया आपका खेरा रोग। इसके लिए नाम जिंक सल्फेट का यूज करेंगे, और 25 केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से जिंक सल्फेट का यूज करते हैं। जिंक की डिफिशियंसी होता है। व्हाइट आई आयरन की कमी से होता है, व्हाइट आई आयरन की डिफिशियंसी हो रहा है, बाकी तो सारी डिफिशियंसी हो रहा है। एक टॉक्सिसिटीज है, ध्यान रखना किससे, टॉक्सिसिटी से। ठीक है, खेरा मींस खेरा, खेरा मींस ग्राउंडिंग ऑफ द लीव्स, उसको खेरा बोल रहे हैं। ठीक है, ये आपका वाई एल लेनिन ने 1966 में पंतनगर में इसको डिस्कवर किया था, ये आप याद रखेंगे। आई थिंक ही वाज फाउंड इन द वैरायटी, व्हाट वाज द नेम ऑफ द वैरायटी, आई थिंक इट्स IR8। ओके, सो समझ में आ गया होगा। चलो फिर ब्लास्ट ऑफ द आईज, ब्राउन स्पॉट, शीट लाइट, फाल्स स्मट, उडबट्टा डिसीज, बकाने फूल सीडलिंग डिसीज एंड रसेक, ये वैरायटी जो है आपके डिसीज के नेम है, ये आपको याद करना है, अपने आप में इंपॉर्टेंट है। जैसे हेलमिंथोस्पोडियम ओराइजी है, ये जो है आपका बंगाल फेमाइन के लिए रिस्पांसिबल रहा है। 1943 में बंगाल फेमाइन आया था, इस रोग के कारण अकाल आया था, याद रखोगे। फाल्स स्मट याद रखना, बकाने फूल सीडलिंग डिसीज को कहते हैं। ये फुजेरियम मोनिलिफॉर्म से होता है, कवक से होता है, पूछा जाता है। ठीक है, इतने सारे नाम है जो आपको याद है। 1943 है आई थिंक, नॉट 45। आप कोई चीज प्राइस को एक्सप्लेन कीजिए, क्यों एक्सप्लेन कीजिए, मैं तो आपको पढ़ा रहा हूँ एग्रोनॉमी, मैं आपको डिसीज थोड़ी पढ़ा रहा हूँ जो एक्सप्लेन करूँ। मैंने इतना बता दिया, उसके लिए धन्यवाद देना चाहिए आपको मुझे, बट एक्सप्लेन करवाओगे। ठीक है, चलो आगे बात करें, हार्वेस्टिंग एंड की बात करेंगे। 2 मिनट और दे दो, ये पूरा उड़ा दूंगा आपका। बाकी का जो मेजर पार्ट है राइस का वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। रुक जा। हाँ, बात करें हार्वेस्टिंग की, तो 20 to 25% डिसीज नहीं होता, डिसीज होता है, डिसीज होता है, डिसीज क्या करोगे, ऐसे बोलूंगा। ठीक, ये जो वैरायटी का प्रोडक्शन कितना है, इतना प्रोडक्शन यहाँ याद रखना, 25 से 30 क्विंटल, 15 से 20 क्विंटल ब्रॉडकास्टिंग में उपज देखने को मिलेगी। पंजाब और साउथर्न पार्ट का थोड़ा सा प्रोडक्शन ज्यादा है। इंडिया का एवरेज प्रोडक्शन कितना है, 36 वाला, ये याद रखेंगे आप। शॉर्ट ड्यूरेशन का 45 से 55, अलग अलग जो हमारी मेथड्स हैं, अलग अलग एरिया है, उनके हिसाब से प्रोडक्शन यहाँ अच्छा है। इसके अलावा किसकी बात करें, इसके अलावा 20 से 25% मॉइस्चर होना चाहिए हार्वेस्टिंग के टाइम पे, जब स्टोरेज करते हैं, जब 10 से 12% क्या होता है आपका, 10 से 12% जो है आपका स्टोरेज के लिए मॉइस्चर होना चाहिए, मतलब लेस देन 12%। ठीक, 5 मिनट का बोला था, 1 मिनट बचा है। इसके आगे का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, मतलब प्रोसेसिंग ऑफ मिल्क की बात, राइस की बात करेंगे, वो हमारा आगे पढ़ेंगे। प्रॉपर कल्टीवेशन ऑफ राइस हमने खत्म कर लिया है। ठीक है, आई एंजॉय दिस क्लास, जय हिंद, थैंक यू। सर लोलैंड एंड अपलैंड क्या होता है बता दो, कौन है कि कमरे में? हाँ, ये नहीं, ये नहीं यार, आई थिंक ये वाला कमरा कौन अच्छा है रहने के लिए। ठीक है, हाँ कुछ भी मतलब लोलैंड अपलैंड बता दो, इतनी देर से क्या कर रहे थे। ठीक है, यस मैं अपलोड करवा दूंगा, मजा आ गया, थैंक यू। आप अच्छे से पढ़ा दो यार, बचपन से कभी घमंड नहीं किया, थैंक यू गाइस। सीरी के मेथड क्या है, दिल से बता रहा हूँ, सब कुछ समझ में आ गया। अरे वाह, अच्छी बात। देखो आप क्लास को एंजॉय करके पढ़ोगे तो सब समझ में आएगा, बट क्या है ना, कुछ भीड़ आ जाते हैं, दिन बन जाता है आपका साथ, दिन नहीं इवनिंग बन जाती है, दिन तो निकल जाता है, 5 बजे क्लास स्टार्ट होती है। ठीक है, सच अ ग्रेट लेक्चर, थैंक यू। ठीक है, अच्छी बात है। अरे वाह, आप लोग तो यार, चलो अच्छी बात है, आप लोग जो है इतना सा प्यार देते हैं, तो मैं एक इसका फोटो खींच लेता हूँ आपके सेशन का। हालांकि मैं ये सब करता नहीं हूँ, बट ठीक है यार, रिकॉर्डेड भी हो रहा है तो ठीक है, चलो। अरे वाह, थैंक यू, आप लोग अच्छे से पढ़िए। आज के सेशन के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, क्लियर? हाँ ठीक है, ओके, ठीक, चलो तो बढ़िया से पूरा रिवाइज करके आएंगे राइट सब लोग। और एक छोटा सा होमवर्क क्या है, आप लोग ये पढ़ के आओगे, हलिंग क्या है, मिलिंग क्या है, पॉलिशिंग क्या है, परबोलिंग क्या है, मैं कुछ भी अलग नहीं करवाऊंगा, पीपीटी में आपको ऐड होगा, लेकिन यहाँ तक पढ़ा है, लेकिन पीपीटी में ऐड रहेगा तो आप कवर करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम वीट को पढ़ लेंगे, और वीट अगर फिनिश होगा तो वीट को भी साथ में पढ़ लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। हाँ, थोड़ी सी सजेशन आप लोगों के लिए ये है कि थोड़ा सा डिस्टर्ब कम किया करो यार मुझे चैट सेक्शन में, क्योंकि मुझे अपने नेचुरल फ्लो में पढ़ाने दो। जब नेचुरल फ्लो में पढ़ाऊंगा ना, आपको पूरी चीजें याद हो जाएंगी, लेकिन आप दिमाग पेट करते हो छोटी छोटी कमेंट करके, तो वो फ्लो नहीं बन पाता। मैं अपने हिसाब से क्लास को चलाना चाहता हूँ, तो थोड़ा सा मुझे कोऑपरेट कीजिए। बाकी थैंक यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।